देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर हो गया? एक बार कंफर्म कर दो। यस मैम। ओके। अच्छा देखो, हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर रहे थे। लास्ट वीक में क्लास ये वाला ऑफ था, लेकिन हम लोगों ने देखो कहाँ तक कर लिया था, एक बार याद दिला देते। देखो हम लोगों ने जो ऑनर, ठीक है, बिल ऑनर होने पे क्या क्या हो सकता है उसका सारा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर क्या होता है, ठीक है, दो रीजन से होता है, और के प्रोटेस्ट, नोटिंग चार्जेस, कंटेंट, ये सब, ठीक है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। और एक प्रोटेस्ट एक सर्टिफिकेट होता है जो कि डिसऑनर का प्रूवमेंट के लिए दिया जाता है। तो आज हम लोग डिसऑनर पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जब करवाएंगे फिर से एक बार बता देंगे कि कैसे हमें डिसऑनर का मतलब क्या होता है, किस तरह से इसका जो जर्नल एंट्री होगा, ठीक है। तो देखो एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा लिख लो। ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹10,000 ऑन गुड इवनिंग विश्वजीत, गुड इवनिंग विश्वजीत। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 10,000 ऑन 1st Jan and drew up on him a 3 months bill for the amount. B accepted the bill and returned it to A. At maturity, the bill was dishonored. Pass journal entries, ये मैंने जर्नल एंट्रीज लिखा है, इन द बुक्स ऑफ A and B in each of the following cases, ठीक है। केस A, when A retained the bill till the due date and paid noting charge ₹100। जैसे चार तरह का बिल, चार तरीके से हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज को होल्ड कर सकते हैं ना। एक तो हम लोग रिटेन कर सकते हैं टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, एक हम लोग डिस्काउंट करवा सकते हैं बैंक के पास, एक हम लोग बैंक को रखने दे सकते हैं कि आप मेरे बिहाफ में कलेक्शन कर लीजिए, एक हम लोग एंडोर्स कर सकते हैं। ये देखो ये वही वाला स्लाइड है जहां से हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज शुरू किए। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, जब हम लोग एकदम फर्स्ट दिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने देखो पढ़ा था कि कितने तरह का बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो सकता है। ये कहाँ पर तो मैंने लिखा था, मिलना चाहिए, देख लेते हैं। ये देखो, व्हेन द बिल इज रिटेन टिल ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट तक हमारे पास बिल रहता है, ये चार तरीके से होता है। एक ये होता है, मैंने जो तुम लोग के साथ पीडीएफ शेयर किया था ना, वहां पर तुम लोग को मिलेगा, और उसी बेसिस पे मैंने हेडिंग दे दे के क्वेश्चन करवाया था। ये देखो, अगर हम लोग डिस्काउंट करवाते हैं विथ बैंक या फिर अदर पर्सन, ठीक है। और सेकेंड एक कंडीशन था, ये देखो, ही में सेंड द बिल फॉर कलेक्शन। ये देखो, अगर कोई बिल जो है वो सेंड फॉर कलेक्शन करता है तो क्या होता है, सारा चीज बोल के हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन किया था उस पर, ठीक है।
और एंडोर्समेंट का तो बहुत सारा क्वेश्चन किया था, ए से बी, बी से सी, ये देखो यहाँ पर अभी ये देखो ये सब दिखाया था एंडोर्समेंट। तो 4 तरीके से नॉर्मली हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है उसका मतलब होल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे उसी बेसिस पे हम लिखवा रहे हैं क्वेश्चन को। तो केस ए जो है वो बन रहा है व्हेन ए रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट एंड पेड। आवाज नहीं आ विश्वजीत, क्या बोल रहे, क्वेश्चन दिखा रहे? यस मैम। अच्छा, और इसमें लिखो व्हेन ए गॉट डिस्काउंटेड द बिल with his bankers at the rate of 15%, चेंज करे विश्वजीत, हो गया? यस मैम, हो गया। अच्छा, at the rate of 15% per annum on 4th Feb, and the bank paid the noting charges ₹100. केस सी, केस सी है when A endorsed the bill 1 month after the acceptance in favor of his creditor C in settlement of his debt for ₹10,200 and C paid the noting charges ₹100. Case D, when A sent the bill to his bankers for collection and bank paid the noting charges, and bank paid the noting चार्जेस ₹100। देखो ये 4 केस है, नॉर्मली जो 4 केस होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, उस पे हम लोगों ने ऑनर्ड वाला केस कर लिया था, इसी पे अब हम लोग डिसऑनर्ड वाला केस देखेंगे, ठीक है। तो अगर तुम लोग ऑनर्ड वाला देखे हो घर पे तो डिसऑनर्ड वाला भी समझ में आएगा। अच्छा, तो हम लोग अब एंट्री करना स्टार्ट करते हैं सारे केसेस में, ठीक है। तो पहले केस ए, ठीक है, पहले केस ए ले लेते हैं। केस ए डिस्कस करेंगे पहले। तो दोनों के बुक्स में एंट्री होगा, 2 पार्टी है, क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है ए बी, क्योंकि इसी ऐसा ही क्वेश्चन हम ऑनर्ड में भी करवा चुके हैं, सेम क्वेश्चन से ही हम बता रहे ताकि तुम लोग अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओ। ये देखो क्या दिया हुआ है, ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 10,000, ए ने गुड्स बेच दिया है बी को 10,000 पे 1 जैन पे। तो इसका एंट्री क्या होगा, 1 जैन में अगर ए ने गुड्स बेच दिया है बी को तो ए क्या एंट्री करेगा, ए बोलेगा बी मेरा डेटर है, बी अकाउंट्स डेबिट टू क्या हो जाएगा, सेल्स, क्रेडिट सेल, हाँ क्रेडिट सेल का एंट्री पास करेगा। और बी जो है, बी के लिए वो परचेस है, बी क्रेडिट परचेस का एंट्री पास करेगा, परचेस टू, क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर का नाम यहाँ दिया हुआ है टू ए, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। अच्छा, उसके बाद पढ़ो क्या बोल रहा है, एंड ड्रू अपॉन हिम ए 3 months बिल फॉर द अमाउंट, और उसी अमाउंट के लिए बिल ड्रॉ किया है, ठीक है। तो बिल कौन ड्रॉ कर सकता है, ए या बी, बताओ कौन बिल ड्रॉ कर सकता है, ए कर सकता है कि बी कर सकता है,
ए करेगा क्योंकि उसी को पैसा मिलेगा, तो बिल ड्रॉ करने का हक उसी का है, तो उसी डेट पे ही कर रहा होगा बिल ड्रॉ। तो बिल ड्रॉ का एंट्री क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल हम ऐसे लिखते हैं, तुम लोग को बताया है, ये बिल्स रिसीवेबल है, तुम लोग पूरा लिखना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। एग्जाम में ऐसा नहीं चलता है, एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा। अभी हम लोग शॉर्टकट के लिए तुम लोग भी लिख सकते हो, बट एग्जाम में ऐसे लिख के मत आ जाना मैम लिख रहे हैं बोल के, ये नहीं तो सोचो कि ऐसा होगा और लिखोगे तो लेकिन नंबर काट लेगा, ये इसका कुछ मतलब नहीं होता है। बिल्स रिसीवेबल पूरा लिखना पड़ेगा, टू बी, बिल्स रिसीवेबल टू बी। अच्छा, अगर एक जन बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ करेगा तो दूसरे जन के पास क्या आता है, क्योंकि हर एक चीज का क्या बिल होता है, पेएबल, बिल्स पेबल है ना, ये तो नॉर्मल सा बात है ना कि जैसा हम लोग करेंगे वैसा ही हमें भरना पड़ता है। तो मतलब हर एक काम का क्या होता है, उसका हर एक एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है। तो अगर बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ होगा तो उसके अगेंस्ट में तो कुछ बनना चाहिए, दैट इज बिल्स पेबल। बिल्स पेबल लाइबिलिटी होगा, और क्योंकि बी ने कुछ खरीदा है और पेमेंट नहीं किया है तो उसको तो लाइबिलिटी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी बन गया 10,000 का। और यहाँ पर डेबिट किसको करेगा, ए को, ए अकाउंट डेबिट। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो कितने दिन के लिए बिल ड्रॉ हुआ है, 3 मंथ्स, ये हमें बता दिया है, मतलब जो टोटल ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स का है। बी एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू ए, ये करना पड़ता है, एक्सेप्ट करने का मतलब साइन करके रिटर्न कर देना। अगर साइन नहीं होता है तो उस कागज का तो कोई वैल्यू नहीं होगा ना, वो पेपर जो बन रहा है लीगली वो तभी वैलिड होता है अगर ऑपोजिट पार्टी उस पर साइन करेगा। एट मैच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड, मैच्योरिटी में बिल डिसऑनर्ड हो गया। अभी तक तुम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे थे ना वहां पर था कि बिल डिसऑनर नहीं हो रहा है, ठीक है, वहां पर था कि मैच्योरिटी पे बिल जो है वो ऑनर्ड हो रहा था, यहाँ पर मैच्योरिटी पे बिल डिसऑनर। इसका मतलब होता है जो बी है वो पेमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है, जो बी है वो पेमेंट नहीं कर पाएगा, शायद उसके पास पैसा ना हो या फिर कुछ और रीजन हो। डिसऑनर का मतलब होता है कि ऑनर्ड नहीं हुआ, जो बात रखा था उसने कि 3 महीने बाद दे देंगे, नहीं दे पाया। अब देखो केस ए हमें क्या बोल रहा है, ए रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट, पेड नोटिंग चार्जेस 100। अब तुम लोग थोड़ा डिसऑनर वाला अगर तुम लोग को याद है तो एक बार हम समझाते हैं फिर से। डिसऑनर होने पे क्या होता है, सिर्फ डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया ऐसे बोलने से डिसऑनर नहीं माना जाता है। डिसऑनर होने पे हमें जाना पड़ेगा कोर्ट में, कोर्ट के बाहर नोटरी पब्लिक रहते हैं, ये मैंने बताया भी था तुम लोगों को, उनसे लिखवाना पड़ेगा, ठीक है, प्रूफ के लिए कि आप मेरा ये बिल डिसऑनर हो गया है तो इस पे आप नोटिंग करवा दीजिए। नोटिंग का मतलब है वो अपना जो है उस फैक्ट को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, उस फैक्ट को रिकॉर्ड करेंगे। ये देखो, इट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द फैक्ट ऑफ डिसऑनर बाय ए नोटरी पब्लिक, सच नोटिंग मस्ट बी मेड विद इन ए रीजनेबल टाइम ऑफ द डिसऑनर। डिसऑनर होने के बाद एक रीजनेबल टाइम के अंदर हमें कोर्ट के बाहर जो नोटरी पब्लिक बैठते हैं उनके पास जाके इसको नोटिंग करवाना है। वहां पर क्या लिखते हैं वो एक पेपर में डेट ऑफ डिसऑनर लिख देते हैं, रीजन ऑफ डिसऑनर अगर कुछ पता होता है तो लिख देते हैं, नोटिंग चार्जेस कितना लगेगा, मतलब नोटिंग चार्जेस मतलब क्या, ये हम काम करके देंगे। जो कोर्ट के बाहर नोटरी पब्लिक है ना वो बोलते हैं हम ये करके देंगे लेकिन मेरा फीस दो दैट, वो जो फीस पे करते हैं उसे बोला जाता है नोटिंग चार्जेस, नोटिंग करवाने का चार्जेस। और नोटिंग चार्जेस किससे रिकवरी करवाया जाएगा, जिसके वजह से हमारा मतलब नोटिंग चार्जेस लग रहा है। अब इसमें गलती किसका है, बी पैसा नहीं दे पाया, क्योंकि बी को तो देना चाहिए था, वो कुछ प्रोडक्ट खरीद के लेके गए उधार में और बोला है 3 मंथ्स बाद पे कर देगा, तो बी को पे कर देना चाहिए था। अगर यहाँ इतना सब प्रॉब्लम नहीं होता तो 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल क्यों बोल रहे, 3 मंथ्स का तुम लोग डेट निकालो, देखो 1 जन से 1 फेब 1 मंथ, 1 फेब से 1 मार्च 2 मंथ्स, 1 मार्च से लेके 1 अप्रैल 3 मंथ्स होगा, और उसमें 3 दिन ग्रेस ऐड होगा, तो फर्स्ट मतलब 1 तारीख में 3 दिन ऐड होने से वो 4 तारीख बन जाता है, 4 अप्रैल। अब अगर ऑनर्ड होता तो क्या एंट्री होता, ऑनर होने से एंट्री कुछ ऐसा होता, ए बोलेगा मुझे पैसा मिल गया, ए बोलता है कि मुझे पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट, तो अब हम बिल्स रिसीवेबल को कैंसिल कर देंगे। ये ए ऐसा कुछ एंट्री कर देता, और बी क्या एंट्री करता, बी बोलता मैंने पेमेंट कर दिया टू बैंक और मेरा लाइबिलिटी जो है वो रिलीज हो गया, ठीक है, बीपी अकाउंट डेबिट कर देता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये इंसिडेंट नहीं हुआ है, अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो इस जगह पे हमारा ये इंसिडेंट जो है ये ऑकर नहीं हुआ इस बार, ठीक है।
क्यों? क्योंकि इस बार जो है 4 अप्रैल को जब पैसा देना था तो ये बी जो है वो डिसऑनर हो चुका है, वो पैसा नहीं दिया। तो जैसे बी डिसऑनर होगा तो ए को क्या करना पड़ेगा, ए को जाना पड़ेगा कोर्ट के बाहर नोटरी पब्लिक के पास नोटिंग करवाने के लिए, ठीक है। नोटरी पब्लिक के पास जाना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा आप मेरा ये बिल्स जो है इसको नोटिंग करवा दीजिए। तो नोटरी पब्लिक बोलेगा हाँ हम कर देंगे, लेकिन मुझे मेरा पेमेंट कर दो, मेरा नोटिंग चार्जेस पेमेंट कर दो। नोटिंग चार्जेस है 100 रुपीज। तो कौन देगा? जिसके पास बिल रहता है वो जाता है नोटिंग करवाने। वैसे भी हेडेक किसका है? एक का ही है। उसने प्रोडक्ट बेचा 10,000 को, 10,000 का बी से मिलने वाला था पैसा, बट बी से नहीं मिला। तो अगर ये नोटिंग नहीं करवाने जाएगा तो बी तो कुछ देगा ही नहीं। ये नोटिंग वोटिंग करवाएगा तब ना जाके बी को मतलब लीगली देना पड़ेगा, ठीक है। अगर नोटिंग नहीं करवाएगा तो फिर ए क्लेम नहीं कर सकता है। तो नोटिंग करवाना मस्ट है, तो नोटिंग करवाना पड़ेगा। तो ए नोटिंग चार्जेस पे करेगा तो ए के पॉकेट से अगर पैसा जाएगा तो टू कैश होगा। टू कैश कितना हो जाएगा? 100। और जैसे नोटिंग करवाता है तो नोटिंग करवाने का मतलब है हम लोग ये बोलेंगे जो मेरा बिल्स रिसीवेबल है, ये देखो मेरा बिल्स रिसीवेबल जो है वो कैंसिल हुआ। क्यों कैंसिल हुआ? बिल्स दो वजह से कैंसिल हो सकता है। जैसे कोई भी डेटर है, डेटर मतलब जिसको हम लोगों ने क्रेडिट सेल किया है, वो दो तरह से हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लोज हो सकता है। आइदर उसने पेमेंट कर दिया, कैश पेड कर दिया, या फिर उसने बैड डेप्ट कर दिया, है ना। हमारा जो डेटर है वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दो तरह से क्लोज हो सकता है। तुम लोग ही मान लो अगर तुम लोग कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो और तुम लोगों ने किसी को उधार में बेच दिया और उसका नाम रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि उधार में बेचने से नाम रिकॉर्ड करेंगे। अब उसका नाम अपने रिकॉर्ड से कब हटाएंगे? या तो वो पेमेंट कर देगा तब बोलेंगे अच्छा ठीक है आपने पेमेंट कर दिया तो आपका नाम हटा देते, या तो हम लोग ये कंफर्म हो जाएंगे कि ये जो पर्सन है ये हमें और पैसा कभी नहीं देगा, तो हम लोग उसका नाम हटा देते हैं बैड डेब्ट बोल के। उसी तरह से मेरा बिल्स रिसीवेबल जो है वो मेरे पास से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका डेट जो है वो खत्म हो गया, वो इनवैलिड हो जाएगा। तभी तो नोटिंग करवाना है रीजनेबल टाइम पे। तो मेरा बिल्स रिसीवेबल इनवैलिड हो गया। लेकिन कैसे इनवैलिड हुआ? पैसा मिलने के बाद कैंसिल नहीं हुआ, मेरा बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो गया। पहले क्या हो रहा था, मुझे पैसा मिल रहा था, मेरा बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इस बार बी क्या किया, इस बार बी पैसा नहीं दे पाएगा तो भी मेरा बिल्स रिसीवेबल मुझे कैंसिल करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसका वैलिडेशन खत्म हो जाता है। लेकिन क्या हम बी को छोड़ देंगे? नहीं, हम बी को बोलेंगे कि आप मेरा 10,000 दे दीजिए, आपने लिया था मेरे से 10,000 का प्रोडक्ट, तो आप मेरे को 10,000 दे दीजिए। तो हम लोग बी को फिर से क्या करेंगे, बी को हम लोग फिर से अपना डेटर बनाएंगे। तो बी से कितना पैसा रिकवर करेंगे? ये तो वैसे जोड़ के तुम लोग को दिख ही रहा होगा 10,100 हो रहा है, लेकिन बी से कितना रिकवर करेंगे? 10,000 तो करेंगे ही करेंगे, जितने का प्रोडक्ट उनको बेचा था। लेकिन ये नोटिंग चार्जेस जो है ये तो मेरा गलती नहीं है, ये तो मिस्टर ए का गलती नहीं है ना, ये गलती तो मिस्टर बी का है। अब उन्होंने पैसा नहीं दिया तो नोटिंग चार्जेस उनके वजह से लगा। तो इस वजह से हम लोग बी से कितना पैसा रिकवर करेंगे? 10,100। यही देखो मैंने तुम लोग को लिखवाया था, रिकवरी ऑफ नोटिंग चार्जेस, द अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस फर्स्ट पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल। मतलब जिसके पास बिल है वो ये नोटिंग चार्जेस पे करेगा। इस केस में मिस्टर ए to the notary public, then the holder, जो holder है, recover it from the party who is responsible for dishonor। और रिकवरी उसके बाद किससे करेगा? उससे करेगा जो इस डिसऑनर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस केस में डिसऑनर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बी है। तो बी अपना क्या एंट्री करेगा? तो बी बोलेगा मेरा जो लाइबिलिटी था वो कैंसिल तो हो रहा है, कैंसिल तो हो रहा है, लेकिन हम पैसा पे करके मेरा लाइबिलिटी नहीं कैंसिल करवा रहे हैं। मेरा लाइबिलिटी जो है वो कैंसिल हो रहा है, लेकिन वो कुछ इस तरह से कैंसिल हो रहा है। देखो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट यहां पर भी होगा 10,000 वाला बिल जो है वो कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन मैंने कुछ पेमेंट नहीं किया कि इस वजह से कैंसिल हो रहा है। मैंने क्या किया? मैंने पेमेंट ही नहीं किया, इसीलिए मेरा क्रेडिटर जो कि कैंसिल हो गया था बिल्स ड्रॉ करने की वजह से। क्योंकि जब बिल्स ड्रॉ हो जाता है ना तो क्रेडिटर नहीं बचता है, परचेस टू बिल्स पेएबल हो जाता है। देखो ए डेबिट ए क्रेडिट खत्म, मतलब हम लोगों ने खरीदारी किया है वो भी बिल्स के सहारे, ठीक है। तो फिर बिल्स पेएबल आ जाता है, क्रेडिटर का नाम उसमें रहता है ना, इसीलिए क्रेडिटर और अलग से नहीं शो होता है। तो इसका मतलब फिर से क्रेडिटर का नाम लिखना पड़ेगा। फिर से मेरे बुक्स मतलब बी जो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है वहां पर वो दिखाएगा कि ए मेरा क्रेडिटर बन जाएगा फिर से। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ए, और टू क्या हो जाएगा? ये नोटिंग चार्जेस जो है वो क्या हो जाएगा? नोटिंग चार्जेस ए जो है वो बी से रिकवर करेगा। तो बी के लिए नोटिंग चार्जेस पे करना क्या हो जाएगा? एक एक्सपेंस, एक लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर नोटिंग चार्जेस डेबिट हो जाएगा।
100, ठीक है। तो टोटल 10,100 ए को पे करना पड़ेगा, ये बन गया, ठीक है। तो देखो मेरा यहाँ पर भी बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हुआ, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, पैसा नहीं दिया। यहाँ पर मैंने पैसा नहीं दिया, उल्टे का मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे पैसा नहीं मिला। ए क्या बोल रहा है, मेरा पुराना बिल्स जो है वो कैंसिल हो रहा है, क्योंकि उसका जो वैलिडिटी है वो तो 4 अप्रैल तक था। 4 अप्रैल के बाद तो वो वैलिड नहीं है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी गए नोटरी पब्लिक के पास, नोटिंग करवा लिया, उन्होंने लिख दिया कि ये डिसऑनर बिल है। अब हम बी को फोन करके बोलेंगे या फिर बी को इन्फॉर्म करेंगे कि देखो तुमने 4 तारीख था, पेमेंट नहीं किया, तुम बोल रहे हो पेमेंट नहीं कर पाओगे, तो मेरा 100 रुपया लगा इसको नोटिंग करवाने का, लेकिन ये हम तुमसे रिकवर करेंगे, तो तुम मुझे 10,000 की जगह 10,100 देना, हम तुम्हारा नाम फिर से रिकॉर्ड करते हैं। तो ये देखो बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश, ठीक है। यहाँ पर बीपी डेबिट, मेरा बिल्स, बी बोलेगा मेरा लाइबिलिटी तो खत्म हुआ बट पे करके नहीं, फिर से लाइबिलिटी जनरेट होके, मतलब जो डॉक्यूमेंट था वो खत्म हुआ बिल्स पेबल का, क्योंकि नया डॉक्यूमेंट बनेगा अगर जरूरत होगा, क्योंकि उसका वैलिडिटी खत्म, इसीलिए बिल्स पेबल डेबिट। और मुझे क्योंकि मैंने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, तो मुझे 10,000 की जगह 10,100 रुपए ए को पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से होगा। तो ये पहला पॉइंट था, पहला केस था जहां पर ए ने बिल को अपने पास ही रखा था टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब केस बी देखो, when A got discounted the bill with the bankers at the rate of 15% per annum on 4th of Feb and the bank paid the noting charges 100। ये वाला कौन सा केस है, ये वाला वो केस है जब A बिल्स ड्रॉ करने के बाद बैंक के पास चला गया और बैंक से अपना बिल्स को डिस्काउंट करवा लिया। डिस्काउंट करवाने का मतलब है तुरंत बैंक से पैसा ले लेना और अपना बिल बैंक को हैंड ओवर कर देना, और बैंक को ये बोल देना कि हम आपसे पैसा लेके चले जा रहे हैं, ठीक है, अब आप बी के साथ अपना समझ लीजिएगा, बी से पैसा ले लीजिएगा। लेकिन अगर बाई चांस सोचो बी पेमेंट नहीं करता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैच्योरिटी के टाइम पे बी बोल रहा है हम पेमेंट नहीं करेंगे, अब पैसा किसको मिलने वाला था, बैंक को, ठीक है। ए को पैसे का बहुत जरूरत था, तो ए 3 महीना वेट नहीं कर पाया, ए बैंक के पास गया, बैंक के पास जाके बैंक को बोला ये लीजिए आप अपना कुछ डिस्काउंट काट के मुझे इसके बदले कुछ पैसा दे दीजिए, 10,000 रुपए का आपका जो डिस्काउंट बनता है काट के मुझे दे दीजिए, और आप बी से पैसा ले लीजिएगा, 4 अप्रैल को आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन जब 4 अप्रैल को पैसा नहीं मिला, तो बैंक सबसे पहले किसको इन्फॉर्म करेगा, बोलो, किससे लिया हुआ था बिल, उसी को इन्फॉर्म करना चाहिए। बैंक किसको इन्फॉर्म करेगा, बताओ, ए को, ऑब्वियसली बैंक ए को इन्फॉर्म करेगा कि देखो तुम्हारा जो पार्टी बी है वो मुझे पेमेंट नहीं किया, तो फिर ए किसको इन्फॉर्म करेगा इस बात के लिए, ए फिर किसको बोलेगा, बी को। तो इसी सीक्वेंस में हम, हाँ इसी सीक्वेंस में हम लोग अपना एंट्री करेंगे। तो देखो केस बी, ठीक है, केस बी, केस बी पहले सेल करवा देते, ठीक है, सेम एंट्री होगा, तो सेल का एंट्री कर देते हैं, बी टू सेल्स 10,000, और बी से परचेज करवा लेते हैं, परचेज टू ए, फिर बिल्स ड्रॉ करो, बिल्स रिसीवेबल टू बी, इनसे बिल एक्सेप्ट करवाओ, तो बिल एक्सेप्ट करने से लाइबिलिटी बढ़ेगा, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ है देखो, ए जो है वो उसको पैसे का इतना जरूरत हो गया कि वो वेट नहीं कर पाया 3 महीने तक, वो क्या किया, ये डिस्काउंट करवाने चला गया बिल को, किसके पास, बैंकर के पास। और कब गया, 4th ऑफ फेब को, ठीक है। तो 4th ऑफ फेब का एक एंट्री होगा, ये हो गया इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी। 4th ऑफ फेब को वो चला गया बैंकर के पास, और बैंकर को जाके बोल रहा है कि आप ये बिल रख लीजिए, मुझे पैसे का बहुत जरूरत है, और आप मुझे इस बिल के बदले ये जितने का बिल है उस वो मुझे दे दीजिए। तो बैंक बोलेगा हम पूरा दे देंगे, इसमें मेरा क्या बेनिफिट है, हम पूरा नहीं देंगे, हम डिस्काउंट काट के देंगे, ठीक है। आज के दिन पे कोई किसी के लिए कुछ भी करेगा तो उसके बदले ले लेता है, और बैंक तो अपना बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ले ही सकता है, इसमें क्या खराब है। तो ये देखो बैंक के पास से ए को कुछ पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट बोल के, ठीक है।
पैसा मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लॉस भी बियर करना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, डिस्काउंट। ठीक है, बैंक कुछ चार्जेस काट लेगा उसके बेनिफिट के हिसाब से, और ये काम करने के लिए बैंक को उतना ही प्रॉफिट होता है जितना ए का वो डिस्काउंट कर देता है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब ये बिल किसको देके आने पड़ेगा, बैंक को। ठीक है, एंट्री क्या हुआ था, देखो लास्ट एंट्री हुआ था बिल्स रिसीवेबल टू बी, मतलब ए के पास एक बिल्स रिसीवेबल है बी के नाम का, और ए चला गया है बैंक के पास और बोल रहा है आप ये बिल्स रिसीवेबल रख लो। तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट था, जब बिल्स रिसीवेबल दे देगा तो बिल्स रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने का बिल्स रिसीवेबल दे दिया, 10,000 का, तो यहाँ 10,000 लिख देते हैं। लेकिन बैंक उसे पूरा 10,000 नहीं दिया। ठीक है, बैंक उसे बोल रहा है कि हम थोड़ा सा डिस्काउंट कर लेंगे। और डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होता है, मैंने तुम लोग को सिखाया था, अमाउंट ऑफ द बिल इनटू रेट ऑफ परसेंटेज। ठीक है, जो परसेंटेज है, ये देखो 15% पर एनम चल रहा है, मतलब 100 रुपए का बिल अगर होगा तो एक साल के लिए 15% यानी 15 रुपीज का डिस्काउंट किया जाएगा। ये बैंक अपना चार्जेस रेट बता रहा है, लेकिन ये तो पूरे साल भर का नहीं है। यहाँ पर अनएक्सपायर्ड मतलब एक महीने का कितना होगा, अगर ये पूरे साल का 15% पर एनम है तो एक महीने का कितना हो जाएगा, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 12। अगर ये पूरे 12 मंथ्स का है तो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 1 मंथ का मिलेगा, 125। हाँ 1 मंथ का मिलेगा। यहाँ पर कितना मंथ होगा बताओ, यहाँ पर कितने दिन का, अनएक्सपायर्ड 2 मंथ्स होगा। इसका कैलकुलेशन भी मैंने बताया था, ये देखो इसको वेट करना था 4 अप्रैल को, लेकिन ये 4 फेब को ही चला गया, तो कितने दिन आगे चला गया, ये 4 फेब से लेके 4 मार्च कैलकुलेट कर लो, 1 मंथ, 4 मार्च से लेके 4 अप्रैल, इसको और भी 1 and 1 2 मंथ्स वेट करना था, जो ये नहीं कर पाया, शायद पैसे का ज्यादा जरूरत था, तो ये 2 मंथ्स का डिस्काउंट इसको लेना पड़ेगा। तो डिस्काउंट का कैलकुलेशन का एक रूल्स है, ऐसे ही बैंक डिस्काउंट का कैलकुलेशन नहीं कर देता, बैंक अपना रेट बताता है और जितने दिन पहले पार्टी आ जाएगा डिस्काउंट करवाने का, उतने दिन का डिस्काउंट ही काट सकता है, ऐसा रूल्स है। ऐसा नहीं कि कुछ भी अमाउंट काट लेगा, ऐसा नहीं होता है। तो 125 रुपए डिस्काउंट का अमाउंट हो रहा है, इस तरह से कैलकुलेट करने से 125 हो रहा है या 250 हो रहा है, 250 हो रहा है। हाँ 250, हाँ 15 देख लेते हैं। 250 का बैंक डिस्काउंट काट लिया, तो बैंक ए के हाथ में कितना पैसा देगा, 9750। ठीक है, बैंक ए को 9750 दे दिया और बिल रख लिया। ठीक है, लेकिन मुझे बताओ क्या इससे बी का कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब देखो एंट्री तभी नहीं, एंट्री तभी होता है ना जब कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हो, तो ये तो बैंक के साथ ए का ट्रांजैक्शन हो रहा है, बी के साथ तो भी कुछ नहीं हो रहा है, बी अभी वेट कर रहा है, आज तो 4 फेब है, वो 4 अप्रैल को पेमेंट करेगा। अब जब 4 अप्रैल आ गया तो अब वो मुझे इतना बताओ कि अभी बिल किसके पास है, बिल्स रिसीवेबल किसके पास है, बिल्स पेबल किसके पास है, बिल्स रिसीवेबल जो है वो बैंक के पास है और बिल पेबल बी के पास। हाँ बिल्स पेबल बी के पास है। अब बैंक वेट कर रहा है कि मुझे पैसा मिलेगा, 4 तारीख आ गया है, इस बिल्स का पैसा मिलेगा, लेकिन बैंक के पास कोई पैसा नहीं आया और बी बोल रहे हैं हम पैसा नहीं दे पाएंगे, तो फिर बैंक वाला जो है वो ए को इन्फॉर्म करेगा, बी तो पेमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिर अब मुझे बोलो क्या बैंक छोड़ देगा ए को कि ठीक है आपको 10,000 नहीं देना पड़ेगा, बैंक तो ऑलरेडी ए को नहीं छोड़ेगा, बैंक तो ऑलरेडी अपने पास से 9750 ए को दे रखा है, और वो सोच रहा था आज जैसे बी उसको 10,000 दे देगा तो बैंक का बेनिफिट कितना हो जाएगा, बैंक ने 10,000 का बिल रखा और ए को 9750 दिया, तो इसमें बैंक का अर्निंग कितना हुआ बताओ, बैंक का अर्निंग कितना हो जाएगा, 250, है ना। इस पूरे प्रोसेस में बैंक का जो बेनिफिट है वो 250 रुपीज का है। लेकिन अब अगर बैंक का बेनिफिट तो नहीं हो रहा है, लेकिन बैंक बोलेगा हम ए को तो नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि मुझे कोई ऐसा चूना नहीं लगा सकता। ठीक है, बैंक बोलेगा एक काम करो ए, आप मुझे मेरा 10,000 दे दो, बैंक 10,000 ही लेगा, 9750 भी नहीं लेगा। बैंक बोलेगा मुझे आज के डेट पे 10,000 मिलना था, आप मुझे 10,000 दे दो, और आप समझो बी समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, सॉरी ए को क्या करना पड़ेगा, ए बैंक को क्या देगा, 10,000 रुपया देगा। ठीक है, तो अगर ए जो है वो बैंक को 10,000 रुपया देगा
तो ए क्या एंट्री करेगा, 4 तारीख को जैसे ही बैंक इन्फॉर्म किया ना ए को, तो ए को लगा अरे ये क्या हो गया, अब तो मुझे बैंक को 10,000 देना पड़ेगा। बैंक कितना लेगा, बैंक ऑब्वियसली 9,750 नहीं लेगा, बैंक को जितना मिलना था उतना ही लेगा। बैंक को तो 20 से 10,000 मिलना था और वो इससे अर्निंग करने वाला था 250 का, तो बैंक बोलेगा मुझे मेरा 10,000 दे दो, बाकी आप लोग समझो, ठीक है। तो ए अपने पॉकेट से बैंक को 10,000 देगा, तो बोलो 10,000 दे। अच्छा, नोटिंग का यहाँ पर एंट्री ए के कॉलम में भी नहीं आएगा, क्यों बता रहे, क्योंकि होल्डर कौन था, बिल का होल्डर कौन था, बैंक। तो ये नोटिंग वाला काम कौन करवाया होगा, बैंक करवाएगा, बैंक करवाया होगा। नोटिंग वाला जो काम है वो बैंक करवाया होगा। तो नोटिंग चार्जेस कौन भरा होगा, अगर नोटरी पब्लिक के पास बैंक गया होगा तो नोटरी पब्लिक ने जो फीस लिया होगा नोटिंग चार्जेस, वो भी कौन भरा होगा, बैंक भरा होगा, क्योंकि जो होल्डर होता है उसी को जाना पड़ता है, ठीक है। और होल्डर जाके उसको नोटिंग करवाएगा, तो नोटिंग करवाएगा तो वो तो फ्री में नहीं करके देगा कि बैंक है फ्री में कर देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, वो तो अपना चार्जेस लेगा ही। तो वो अपना चार्जेस जो लेगा तो बैंक को ही पेमेंट करना पड़ेगा, वो थोड़ी ना बोलेगा कि ए मुझे जब देगा हम पेमेंट करेंगे, तो नोटरी पब्लिक उसका काम क्यों करेगा। नोटरी पब्लिक बोलेगा वो तुम बैंक जाने और ए जाने मुझे क्या है, मुझे फीस दोगे हम नोटिंग कर देंगे, तो बैंक बोलेगा ठीक है हम फीस देते हैं आप नोटिंग कर दीजिए। लेकिन वो जो फीस लगा क्या वो किससे रिकवर करेगा बैंक, ये बताओ किससे रिकवर करेगा, तुम लोग को क्या लगता है, ए से रिकवर करना चाहिए। बात समझो, 3 पार्टी था ना, ए बी और यहाँ पर बैंक आ गया। ए के पास जो बिल्स रिसीवेबल था वो चला गया था बैंक के पास, ठीक है, लेकिन ये बिल्स रिसीवेबल हो चुका है डिसऑनर। अब बैंक कहां पर जाएगा, बैंक जाएगा नोटरी पब्लिक के पास, क्योंकि ये उसी का ड्यूटी है, जिसके पास होल्डिंग होता है उसी को जाना पड़ेगा। तो नोटरी पब्लिक के पास कौन गया, बैंक पहुंच गया। तो बैंक को क्या करना पड़ा, नोटिंग करवाने का नोटिंग चार्जेस देना पड़ा अपने पॉकेट से। अब बैंक तो सोच रहा होगा मेरा फालतू में मेरा पैसा लग रहा है, मेरा गलती थोड़ी ना है, लेकिन बैंक के साथ ट्रांजैक्शन किसका बना था, ए का बना था, तो ये नोटिंग चार्जेस जो है ये ए के ऊपर चार्ज करेगा, क्योंकि वो बी को थोड़ी ना जानता है, वो ए को जानता है, उसने ट्रांजैक्शन ए के साथ किया, लेकिन ए ने एक मतलब ए ने इंफॉर्मेशन दिया, इंफॉर्मेशन नहीं मतलब बोलेंगे कि इंडिकेशन दिया कि आप बी से कलेक्ट कर लीजिएगा, बैंक बोला ओके नो प्रॉब्लम हम बी से कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये जो डिसऑनर वगैरह हो रहा है उसमें वो बी से डायरेक्ट कोई भी कनेक्शन नहीं बनाएगा, बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बी को जानता नहीं, बट ए को जानता है, ये आया था ना उसके पास, वो उसका कस्टमर है, ये आया था उसके पास, तो ये नोटिंग चार्जेस भी ए से ही रिकवर करेगा। अच्छा, तो ए से अगर नोटिंग चार्जेस रिकवर करेगा और बोलेगा कि मुझे 10,000 तो दो आप, ठीक है, ए को बोलेगा कि डिसऑनर हो चुका है, मुझे नहीं पता आप बी से रिकवर कर पाओ नहीं पाओ, आप मुझे मेरा 10,000 दे दो और नोटिंग चार्जेस दे दो। तो बैंक क्या डिमांड करेगा ए के पास, बोलेगा मुझे 10,000 तो दो प्लस मुझे नोटिंग चार्जेस भी दो, जो कि 100 रुपीज है। तो बैंक ए से कितना मांगेगा, 10,100। बोलो ये बात क्लियर हुआ, बैंक ए से कितना मांगे, 10,100 मांगेगा, तो ए को देना पड़ेगा। ए अगर 10,100 देगा तो उसका एंट्री क्या होगा, टू पैसा चले जाने से क्या होता है, टू बैंक या कैश होता है, तो बैंक टू कैश या बैंक, हम बैंक लिखती है, ठीक है, तो बैंक लिख रहे हैं, 10,100 देगा। अब मुझे ये चीज बताओ, अब ये तो बैंक बोल रहा है मुझे नहीं पता, आप बी से समझ लो, लेकिन मुझे तो आप ये दे दो, लेकिन ए क्या करेगा, ए भी सोच रहा है हम इतना लॉस क्यों बेयर करें, मैंने एक तो बी को प्रोडक्ट बेचा, ऊपर से इतना लॉस मेरा हो रहा है, तो हम किससे रिकवर करें, ए किसके पास जाएगा, ए किसको इन्फॉर्म करेगा, किसको फोन करेगा, बी को बोलेगा, बी को बोलेगा क्या, मुझे 10,000 तो दो तुम जितने का मेरे से प्रोडक्ट खरीदे हो, प्लस मुझे बैंक को 100 रुपए देना पड़ा तुम्हारे वजह से, तो हम क्या करेंगे, हम तुमसे 100 रुपए भी लेके ही छोड़ेंगे। तो वो बी से कितना लेगा, 10,100, ठीक है। 10,100। तो इसका मतलब ए बोलेगा हम बैंक को 10,100 दे रहे हैं, लेकिन ये किससे रिकवर करेंगे, बी से। तो क्या एंट्री करेगा, बी अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि ए और बी के बुक्स में बोला है तो हम ये दोनों के बुक्स में दिखा रहे हैं, ठीक है, बैंक का मैंने कोई बुक्स नहीं दिखाया है, तो ये हो गया। अच्छा, बी क्या बोलेगा, बी अपना क्या एंट्री करेगा, अच्छा मैंने बिल्स ड्रॉ का एंट्री नहीं दिखाया था ना, दिखाया, हाँ दिखाया था। अच्छा बोलो बी क्या एंट्री करेगा, बी बोलेगा मेरा बिल्स पेएबल तो खत्म, बी बोलेगा मेरा जो बिल्स पेएबल था वो तो खत्म, लेकिन मैंने पेमेंट करके खत्म नहीं किया है, ऊपर से मैंने और भी अपना खर्चा बढ़ाया है, मैंने डिसऑनर किया है, तो नोटिंग चार्जेस भी मुझे देना पड़ेगा, नोटिंग चार्जेस मेरा लग चुका है, ए मेरे को बताया इन्फॉर्म करके कि तुमसे 10,100 लेंगे, तो मुझे 100 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, किस चीज का, नोटिंग चार्जेस का।
और यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, अगर पे कर देते तो 2 बैंक या 2 कैश हो जाता, लेकिन पे तो नहीं किया मैंने ना, तो फिर से मुझे ए को देना पड़ेगा। मैंने बोला ए को, हाँ दे देंगे, तो 2 क्या हो जाएगा, ए। तो बी के बुक्स में एंट्री वही होगा जो इसके पहले हुआ था, ठीक है। बी के बुक्स में एंट्री तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो ये हो गया कंडीशन, ठीक है। तो हमें पूरा चीज को प्रैक्टिकली समझना है, तो हम लोग क्लियरली कर पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर बैंक के पास था, तो बैंक जाएगा नोटिंग करवाने के लिए, तो ये थियोरिटिकली हमें पता होना चाहिए कि कौन जा रहा है नोटिंग करवाने, कौन अपने पॉकेट से नोटिंग का पैसा दे रहा है, उसका वो नोटिंग का पैसा वो किससे रिकवर करेगा, फिर वो दूसरा पार्टी किससे रिकवर करेगा, उसी हिसाब से हमारा जर्नल एंट्री होगा। तो ये हो गया एंट्री। अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन, ये केस बी जो है ये कंप्लीट भी हुआ। केस सी देखो, व्हेन ए एंडोर्स द बिल 1 month आफ्टर द एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर सी इन सेटलमेंट ऑफ हिज डेट फॉर 10,200। तो ये केस ऐसा है कि ए जो है 1 month बाद, बिल ड्रॉ होने के 1 month बाद अपना ये बिल जो है वो अपने क्रेडिटर सी को दे दिया और उसके बदले 10,200 का सेटलमेंट करवा लिया। 10,000 का बिल देके 10,200 का सेटलमेंट करवा लिया, मतलब उसने सी से डिस्काउंट ले लिया, कितने का, 200 का। सी पेड नोटिंग चार्जेस 100, क्यों, क्योंकि बिल्स तो सी के पास पहुंच गया और बी जो है वो डिसऑनर हो गया, तो इसका हमें एंट्री करना है। तो देखो कंडीशन क्या हुआ, ये देखो यहाँ पर कंडीशन कुछ ऐसा बन रहा है। ये है सपोज ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। तो ए और बी में सेल परचेज हुआ है, ठीक है। तो ए के पास क्या है, ए के पास है बिल्स रिसीवेबल, सबसे पहले इन दोनों में सेल परचेज हुआ, और बी के पास जो है, बी के पास है बिल्स पेएबल, ठीक है। अच्छा, ये बिल कब ड्रॉ हुआ था, 1 Jan को बिल ड्रॉ हुआ था और इसने भी एक्सेप्ट किया था 1 Jan को। आफ्टर 1 month, 1 month बाद कौन सा डेट आएगा, 1 Feb। 1 Feb में ए अपना बिल्स रिसीवेबल जो कि 10,000 का था, इसके पास 10,000 का बिल्स रिसीवेबल है और इसके पास 10,000 का बिल्स पेएबल है, ठीक है। ए क्या बोल रहा है, सी, सी कौन है, ए का क्रेडिटर है। कोई किसी का क्रेडिटर कब बनता है, इसका मतलब जैसे ए ने बी को सामान बेचा है, उसी तरह से ए ने सी से सामान खरीदा होगा, वो भी उधार में, तभी तो वो क्रेडिटर है। सी कौन है, हु इज सी, सी कौन है, सी है क्रेडिटर है, किसका, ए का, ठीक है। तो सी बोल रहा है मुझे आपसे 10,200 मिलेगा, तो ए बोल रहा है मेरे पास एक बिल है, कितने का, 10,000 का, आप फुल सेटलमेंट कर लीजिए प्लीज। तो सी बोल रहा है ठीक है जाओ, आप 10,200 की जगह मुझे 10,000 दे दो, हम मान जाते हैं, ठीक है। तो सी के पास 10,200 का एक ए है, 10,200 का क्या बोले, डेटर, 10,200 का डेटर है, कौन है, डेटर का नाम है ए, ठीक है। अब सी बोल रहा है ठीक है, ये अपने डेटर ए को बोल रहा है आप मुझे 10,000 का बिल्स दे दो, हम आपका 10,200 का सेटलमेंट कर देते हैं। तो ये ए क्या किया, अपने पास से बिल्स रिसीवेबल सी को दे दिया, ठीक है। अपने पास से बिल्स रिसीवेबल सी को दे दिया, सी के पास बिल्स रिसीवेबल आ गया कितने का, 10,000 का, और सी बोल रहा है ठीक है हम आपका नाम जो है ये काट देते हैं, हम ये मान लेते हैं कि आपसे मेरा सेटलमेंट हो गया, 10,200 की जगह 10,000। ए खुश हो गया, क्यों, क्योंकि ए को डिस्काउंट मिला, कितने का, ए देख रहा है मुझे डिस्काउंट मिल गया मेरे क्रेडिटर से, कितने का मिला, 200 का मिल गया। अब हुआ क्या, जब 4 अप्रैल आया, क्योंकि ये जो बिल्स रिसीवेबल था ये 3 months का था, जब 4 तारीख आया, बोलो बिल का पैसा किसको मिलना चाहिए, किसके पास बिल्स रिसीवेबल है, देखो सी मैंने के पास, सी के पास, सी के पास बिल्स रिसीवेबल है, सी वेट कर रहा है, 4 तारीख आ गया कि मुझे 10,000 मिल जाएगा, लेकिन बी बोल रहे हैं हम तो नहीं दे पाएंगे, हम डिसऑनर करते हैं क्योंकि हम नहीं दे पाएंगे। तो सी कहाँ जाएगा, सबसे पहले कहाँ भागेगा, सबसे पहले वो जाएगा नोटिंग चार्ज के पास, हाँ नोटरी पब्लिक के पास, है ना, नोटिंग करवाने के लिए। सी चला गया 4 तारीख को ही, मान लो नोटरी पब्लिक के पास, नोटरी पब्लिक सी से 100 रुपए ले लिया और नोटिंग करवा के दे दिया। अब बोलो सी इसके बाद किसको इन्फॉर्म करेगा, पहले तो भागा गया नोटरी पब्लिक के पास, ए को इन्फॉर्म करके बोलेगा कि बी डिसऑनर हो गया है, तो एक काम करो मेरा नोटिंग चार्जेस लगाए। तो सी ये 100 रुपए किससे रिकवर करेगा, सी अपना एक एक हिसाब देख रहा है, बोलो सी पहले देखेगा कि मेरा 100 रुपए फालतू में लगा, ये तो हम लेके ही छोड़ेंगे ए से, तो 100 रुपए किससे लेगा, नोटिंग चार्जेस किससे रिकवर करेगा, ए से, बी से नहीं, क्योंकि बी से कैसे करेगा, ए से, हमेशा ए से, जिस पार्टी,
हाँ, जिस पार्टी से डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होगा, ये थर्ड पार्टी हो गया। डायरेक्ट किसके साथ ट्रांजैक्शन था? ए बी में डायरेक्ट, हाँ, ए के साथ बी का भी डायरेक्ट ट्रांजैक्शन है, ए के साथ सी का भी है, लेकिन सी के साथ बी का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू से पैसा लेन देन हो सकता है। तो सी बोलेगा ए को, ए उसका डेटर था, बोलेगा आप मुझे 100 रुपए दो, नोटिंग चार्जेस बोलेगा आप मुझे दे दो, और क्या मांगेगा? ये जो 10,200 रुपए, 10,000 सिर्फ मांगेगा। एक बार सोचो, 10,000 तो मांगेगा नहीं, 10,200। हाँ, डिस्काउंट और हट जाएगा। हाँ, डिस्काउंट नहीं देगा, डिस्काउंट तभी मिलता है, डिस्काउंट एक ही बार मिलेगा ना। अगर हम पैसा नहीं देते हैं तो कोई मुझे डिस्काउंट देगा? सोचो मैंने ऐसे बिल्स रिसीवेबल किसी को दिया और उसने मुझे बोला था ठीक है 200 का डिस्काउंट देते हैं, लेकिन जैसे ही उसको टाइम पे पैसा नहीं मिलेगा, उसका दिमाग तो गर्म होगा, वो बोलेगा हम क्यों देंगे डिस्काउंट, हम डिस्काउंट नहीं देंगे, डिस्काउंट छोड़ो, डिस्काउंट एक ही बार मिलता है। आप अगर टाइम पे पेमेंट नहीं करोगे, डिस्काउंट किस चीज का? तुम लोग कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट तो पढ़े हो ना। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट मींस ऐसा डिस्काउंट होता है जो इंस्टेंट या फिर अर्ली पेमेंट करने पे मिलता है। तो सी को लगा था ए को डिस्काउंट देना चाहिए, ए टाइम पे पेमेंट कर रहा है, लेकिन ए ने तो और भी डिले कर दिया। इतने दिन बाद हम वेट किए, मुझे पैसा मिलेगा, पैसा मिला नहीं, तो 10,000 तो मुझे दो, जो कि मेरा बिल्स रिसीवेबल का वैल्यू था, जो तुमने कहा था और मैंने मान भी लिया था। लेकिन हम जो तुमको डिस्काउंट दिए थे ना, वो डिस्काउंट भी अभी नहीं देंगे, तो डिस्काउंट मिला के मुझे ये पूरा पेमेंट करो। तो सी जो है वो ए से ओवरऑल कितना रिकवर करेगा? 10,000, 10,300। हाँ, 10,300 रिकवर करेक्ट, 10,300 रिकवर करेगा। अब ए को भी तो बहुत नुकसान हो रहा है ना, ए फिर ये नुकसान किससे भरपाई करवाएगा? किसके वजह से ये सारा प्रॉब्लम? बी से, हाँ, बी से रिकवर करवाएगा। तो ए बी से क्या क्या मांगेगा? ए बोलेगा नोटिंग चार्जेस दो, तुम्हारे वजह से ही हुआ है, नोटिंग चार्जेस कितना? 100 रुपया, ठीक है। अच्छा, और क्या बोलेगा? बिल्स और 10,000 रुपया, 10,000, ये 10,000 भी दे दो, ठीक है, 10,000 भी दे दो। 300 नहीं मांग सकता, क्योंकि ये डिस्काउंट वाला केस तो ए के साथ सी का था ना, तो इसमें कुछ नहीं। ये बी से उतना ही मांग सकता है जो कि लीगल है, जो लॉजिकल है। तो बी से क्या मांगेगा? नोटिंग चार्जेस मांगेगा, जो उसके वजह से हो रहा है, और जो बिल्स रिसीवेबल का पैसा है वो मांगेगा, और तो कुछ नहीं मांग सकता है। तो मैंने पूरा स्टोरी यहाँ पर बता दिया। अब हम लोग क्वेश्चन को फटाफट कर देते हैं। देखो ए बी, अच्छा यहाँ पर ए बी सी का तो मुझे नहीं बोला है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए, अगर तुम लोग चाहो तो हम यहाँ पर बना देते हैं। 1 तारीख को सेल कर देते हैं, सेल का एंट्री हो जाता है B2 सेल्स 10,000। बी एंट्री करेगा परचेज टू ए 10,000। इसमें तो अभी कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। वैसे सी का बोला नहीं, हम थोड़ा समझाने के लिए कर देते हैं ताकि तुम लोग को और भी क्लैरिटी आ जाए। बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल टू बी, ए टू बीपी, फर्स्ट ऑफ फेब को, शायद 1 मंथ बाद बोला था, हाँ, फर्स्ट ऑफ फेब को ए क्या कर रहा है? ए सी को अपना बिल्स रिसीवेबल दे रहा है, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल जो है वो अगर चला जाएगा सी ए के पास से, तो क्या एंट्री हो जाएगा? टू बिल्स रिसीवेबल। ए के पास से बिल्स रिसीवेबल चला गया, तुम लोग अगर ये ड्रॉ किए हो तो देख सकते हो, पहले मैंने वैसे ही दिखाया था, बिल्स रिसीवेबल चला गया, उसके जगह सी अपने बुक से उसका नाम काट देगा। तो इसका मतलब ए भी अपने बुक से सी का एज ए क्रेडिटर जो नाम लिखा हुआ था वो काट देगा। तो सी एज ए क्रेडिटर था, सी को डेबिट करने से कैंसिल हो जाएगा। सी कितने का क्रेडिटर था? 10,200। तो 10,200 के साथ 10,000 का सेटलमेंट हो जा रहा है, क्योंकि सी और ए दोनों एग्रीड है। तो इसका मतलब ए बोलेगा अच्छा है, मुझे तो डिस्काउंट मिल गया, तो डिस्काउंट रिसिप्ट 200। अब ये बिल्स रिसीवेबल जो, इसमें बी का कोई लेना देना नहीं है, अभी ए और सी में ट्रांजैक्शन चल रहा है। तो सी के पास एक बिल्स रिसीवेबल आ गया, तो सी बोलेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। मेरे पास बिल्स रिसीवेबल आ गया, सी बोलेगा 10,200 का, और मैंने मेरे बुक से, ठीक है, मेरा जो डेटर है उसका नाम हटा दिया, मेरा डेटर डेबिट था तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। लेकिन अच्छा सॉरी, यहाँ पर बिल्स जो है वो 10,000 का आया, मैंने 10,200 लिख दिया है गलती से, 10,000 का बिल्स रिसीवेबल आया, और जो मेरा डेटर था वो तो 10,200 का था। तो इसका मतलब हम अगर मान रहे तो हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड डेबिट।
200, ठीक है। अब ये दोनों ही वेट कर रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली ये वेट कर रहा है जो सी है कि जैसे ही 4th ऑफ अप्रैल आएगा वैसे ही मुझे क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। अभी सी और बी में जो भी ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन बी बोल रहा है हम पेमेंट नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले जैसे ये बोला हम पेमेंट नहीं दे पाएंगे, सी भागा कहां पर, सी चला गया नोटिंग करवाने के लिए। तो वो नोटरी पब्लिक को क्या देगा, कैश देगा। टू क्या हो जाएगा, कैश, कितना रुपीस कैश दे दिया, 100 रुपीस कैश दे दिया। अब ये पैसा वो रिकवर किससे करेगा, ए से करेगा। तो ए अकाउंट डेबिट करेगा, ए को फिर से डेटर बनाएगा। ए कितने का डेटर था, 10,200 का, ठीक है। 10,200 का इसको डेबिट कर देगा कस्टमर को। और बिल्स रिसीवेबल जो है वो कैंसिल हो जाएगा इसके पास से। तो टू बिल्स रिसीवेबल कितना हो जाएगा, 10,000। और यहाँ पर एक्चुअली और एक एंट्री होगा, ये देखो 10,000, यहाँ पर पहले क्या हुआ, नोटरी पब्लिक को 100 रुपए दे दिया, बिल्स को कैंसिल करवा दिया। तो बिल्स डेबिट था, बिल्स क्रेडिट हो गया। अच्छा, अब डिस्काउंट जो दिया था, डिस्काउंट अलाउड, वो कैंसिल कर देगा। तो डिस्काउंट अलाउड जो है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 200 रुपीज था। तो इसका मतलब ए से कितना रिकवर करेगा, 10,200 नहीं, ये अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ के 10,300 हो जाएगा। ये देखो, यही मैंने तुम लोग को यहाँ पर दिखाया था ना, 3 अमाउंट जोड़ के, लेकिन उसका एंट्री कैसे करें वही मैंने दिखाया। देखो सीक्वेंस के साथ देखो, सबसे पहले नोटरी पब्लिक को 100 रुपए पेमेंट कर दिया, बिल्स कैंसिल हो गया। तो बिल्स डेबिट था, बिल्स क्रेडिट हो गया। बिल्स 10,000 का था, नोटरी पब्लिक 100 रुपए लिया। अब वो क्या बोल रहा है, सी अपने अपने दिमाग में ये सोच रहा है कि ए से कितना पैसा लेंगे। तो हाँ, वो बोल रहा है अब डिस्काउंट भी नहीं देंगे, डिस्काउंट अलाउड को रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स कर दिया, तो ए से कितना लेंगे, 10,000, ये 100 और ये 200, टोटल 10,300। ये बोल के ए को इन्फॉर्म कर दिया। अब ए क्या बोलेगा, ए बोलेगा ठीक है, अभी बी जो है वो डिसऑनर हुआ है तो मुझे तो ये लाइबिलिटी लेना ही पड़ेगा। तो ए जो है वो बोलेगा कि सी मेरा क्या हो जाएगा, हम जो भी पैसा रिकवर करेंगे हम बी से करेंगे। ए क्या बोलेगा, हम जो भी पैसा रिकवर करेंगे वो बी से करेंगे, ठीक है। तो वो बी से कितना रिकवर कर सकता है, बी के वजह से जितना लॉस हुआ है, ठीक है, उतना वो बी से रिकवर कर सकता है। तो वो क्या एंट्री करेगा, वो एंट्री करेगा बी अकाउंट डेबिट। बी से कितना रिकवर करेगा, 10,100, जो कि बी के वजह से घाटा हुआ है, ठीक है, बी के वजह से लॉस हुआ है 10,100। अच्छा, डिस्काउंट रिसिप्ट, ये इसका भी चला गया। इसका जो डिस्काउंट रिसिप्ट आया था एज ए गेन वो कैंसिल हो जाएगा। डिस्काउंट रिसिप्ट इसका डेबिट हो गया 200। और सी को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, सी जितने से इसको डेबिट कर रखा है 10,300, तो टू क्या हो जाएगा, सी 10,300। इसका मतलब ए बोल रहा है मुझे सी को 10,300 देना है। इसका रिकवरी हम कैसे करेंगे, 10,120 से लेंगे और मेरा डिस्काउंट जो है वो मुझे कैंसिल कर देना है, मतलब मुझे टोटल 10,300 पेमेंट करना है। बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा मेरा बिल्स पेबल जो है वो तो कैंसिल हो जा रहा है, कितने से, 10,000 से। मेरा नोटिंग चार्जेस मुझे देना पड़ेगा, मेरे वजह से दूसरा का 100 रुपए खर्चा हुआ है जो मुझे ही भरना पड़ेगा, टू। और ये जो है ये पैसा मुझे किसको देना पड़ेगा, ये सारा का सारा पैसा मुझे मिस्टर ए को देना पड़ेगा। तो टू ए 10,100 इस तरह से होगा। तो यहाँ पर मैंने सी वाला भी देखा है, वैसे सी वाला बोला नहीं था। और सी के साथ जब ए का ट्रांजैक्शन हुआ होगा, ये भी तुम लोग चाहो तो एक एंट्री कर सकते हो, क्योंकि सी का बोला नहीं है, लेकिन सी ने कभी ना कभी तो ए को बेचा होगा कुछ, तो फिर सी ने क्या एंट्री किया होगा, सी ने ऐसा एंट्री किया होगा, ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ऐसा एंट्री किया होगा 10,200 वाला, ये एंट्री किया होगा जरूर, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट एक बार समझाने के लिए बोला। अब ऑप्शन डी, सॉरी केस डी, when A sent the bill to his banker for collection and bank paid noting charges। ये कौन सा पॉइंट है, जब हम लोग अपना बिल जो है वो बैंकर को रखने के लिए दिए हैं, ठीक है। ये मतलब उनको एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिए कि 4 तारीख को आप मेरे बिहाफ में इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज से पैसा कलेक्ट कर लीजिएगा, उसको बोला जाता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ठीक है। तो उसमें कैसा एंट्री होगा, 1 जन, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। तो बी टू सेल्स और बी में हो जाएगा परचेज टू ए। ये तो कॉमन है, ये तो होगा ही, हर जगह पे ही हो रहा है, जब तक सेल परचेज नहीं होगा, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ नहीं होगा। यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल टू बी,
ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। अच्छा, अब ए क्या कर रहा है, ए ना तो अपने पास बिल को रख रहा है 4 अप्रैल तक, ना तो वो बैंक के पास डिस्काउंट करवा रहा है, ना तो किसी को इंडोर्स कर रहा है। वो बैंक को ले जाके दे रहा है कि आप ये अच्छे तरीके से संभाल के रखिए मेरे बिहाफ में, ठीक है। तो ये बैंक के पास गया ए और जाके बोल रहा है आप मेरा बिल्स जो है वो रखिए। तो इसका एंट्री क्या होगा, बिल्स जब बैंक को दे देगा तो बिल्स रिसीवेबल इसके पास से चला जाएगा, तो 10,000 का जो डेबिट था एसेट वो इनके पास से चला गया। और डेबिट किसको करना है, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन को डेबिट करना है। बिल सेंट फॉर कलेक्शन कितना हो जाएगा, 10,000। बिल सेंट फॉर कलेक्शन 10,000 टू बिल्स रिसीवेबल, ये बैंक के पास वो अपना बिल जो है वो दे दिया। अच्छा, इससे बी का कोई लेना देना नहीं है। 4 तारीख जब आया तो बैंक इन्फॉर्म कर दिया ए को इन्फॉर्म करके बोला कि आपका जो बी से पेमेंट मिलने वाला था वो पेमेंट नहीं दे पाएगा। बी बोल रहा है वो पेमेंट नहीं दे पाएगा। तो बोलो, बैंक सबसे पहले नोटरी पब्लिक के पास गया होगा क्योंकि वो बिल होल्ड कर रहा था, तो बैंक सबसे पहले नोटरी पब्लिक के पास जाके नोटिंग करवाया होगा। करवाने के बाद ए को इन्फॉर्म किया होगा बिल डिसऑनर हुआ था, मैंने नोटिंग करवा दिया है, आप अपना पैसा जो है अब देख लीजिए बी के साथ क्या करना है, ठीक है। तो फिर बोलो ए क्या एंट्री करेगा, ए बोलेगा, बैंक बोलेगा कि मेरा 100 रुपए दे दीजिए नोटिंग चार्जेस का, तो फिर ठीक है, ए बोलेगा ठीक है हम आपको दे देंगे आपका नोटिंग चार्जेस टू बैंक 100। और क्या बैंक को कुछ देना पड़ेगा ए को, ये वाला कौन सा केस है, ये वाला वो केस नहीं है कि ए ने बैंक के पास से कुछ पैसा लेके आ गया और बोल रहा है कि आप बी से कलेक्ट कर लीजिएगा और बैंक ने उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट चार्ज कर लिया, ऐसा नहीं है। वो अपना एक एसेट है जो कि एक मतलब रिटर्न डॉक्यूमेंट है। एसेट जैसे गोल्ड हो सकता है, हम लोग गोल्ड भी रखते हैं ना बैंक में, उसी तरह से ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोग बैंक पे रख रहे हैं, ठीक है। और बैंक को सिर्फ बोला आप मेरे बिहाफ में कलेक्ट कर लीजिएगा, बैंक से कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं करवाया। तो बैंक ने हमारे लिए क्या हेल्प कर दिया, बैंक ने सिर्फ हमारे लिए एक ही हेल्प किया है, दैट इज उसने नोटरी पब्लिक के पास जाके नोटिंग करवा दिया है। तो उसका पैसा तो बैंक लेगा ही, लेकिन क्या बैंक को 10,000 इस केस में भी पेमेंट करना पड़ेगा? सोचो, क्या ए ने कहीं पर भी 10,000 रिसीव किया है? तुम लोग एंट्री नो मैम, नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ए को 10,000 ए थोड़ी ना बैंक से लिया है। ए बोला है कि हम मेरा 10,000 जो आएगा 4 अप्रैल को, बैंक आप मेरे बदले थोड़ा ले लीजिएगा, ठीक है, और मेरा बिल जो है ये संभाल के अपने पास रखिए, मुझे घर पे नहीं रखना है, मुझे घर पे रखना सेफ नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने आपके पास रखा है। बैंक बोला ठीक है हम रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्योंकि होल्डर बैंक है तो बैंक को ही नोटिंग करवाना पड़ेगा, लेकिन वो नोटिंग चार्जेस बैंक किससे रिकवर करेगा, ए से, और ए किससे रिकवर करेगा, क्योंकि ए के वजह से थोड़ी ना नोटिंग हुआ है। ए किससे रिकवर करेगा, ए तो बी से। बी से, तो बी जब नोटिंग चार्जेस देगा तो बी बोलेगा नोटिंग चार्जेस डेबिट 100, ठीक है। अच्छा, अब बताओ ये बिल सेंट, ये जो 100 रुपीज है ये बी से रिकवर करेगा ए, तो ए क्या बोलेगा, बी अकाउंट डेबिट। तो ये क्या करेगा कि सिर्फ 100 रुपए बी से रिकवर करेगा या 10,100 रुपए रिकवर करेगा, बोलो। 10,100। 10,100। तो बी क्या बोलेगा, मुझे ए को कितना देना पड़ेगा, 10,100, 100 रुपए नोटिंग का और बाकी बिल्स का। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, इसका तो वही सेम ही एंट्री होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ए क्या बोलेगा, ए बोलेगा हम बी से 10,100 रिकवर करेंगे, 10,000 तो रिकवर करेंगे जो मुझे मिलना ही था, ठीक है। और जो 100 रुपए ये बैंक ने नोटिंग करवाया तो बैंक तो मेरे से ही लेगा क्योंकि मेरे वजह से उसने ये काम किया मेरे बिहाफ में, लेकिन ये तो मेरा गलती नहीं था, तो ये पैसा भी हम बी तुमसे ही रिकवर करेंगे। तो बी बोल रहा है ठीक है आप मेरे को डेबिट कीजिए 10,100 से, तो 10,100 से डेबिट हो गया। तो यहाँ पर टू बैंक हुआ और एक टू तो कुछ होना चाहिए 10,000 से, वो क्या होगा बताओ, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यहाँ पर टू क्या होगा, टू बिल रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल तो ऑलरेडी टू होके कैंसिल हो चुका है, ये देखो बिल्स रिसीवेबल डेबिट, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट, तो क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या कैंसिल हो बिल गया, सेंट फॉर कलेक्शन। करेक्ट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन जो था वो कैंसिल हो गया, टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, मतलब जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था ना कलेक्ट करने का वो खत्म हो गया, ठीक है। अब उस बिल पे कोई इंस्ट्रक्शन बचा नहीं, वो खत्म हो गया। अच्छा, तो ये देखो ये 4 केस अगर तुम लोग अच्छी तरीके से करते हो तो तुम लोग कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट सम था, ये पूरा का पूरा कंप्लीट सम था, यहाँ पर अलग मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं।
a bills receivable for ₹100 which had been discounted at ₹95 is dishonored and bank paid ₹2 as noting charges. Give journal entries to record in the books of drawer, drawing, बैंक। ठीक है, तीन जगह पे हमें ये एंट्रीज करना है, एक तो ड्रॉयर के बुक्स में, एक ड्रॉई के बुक्स में, एक बैंक के बुक्स में। ए बिल्स रिसीवेबल फॉर 100 which has been discounted at 95 is dishonored and bank paid 2 as noting charges। तो क्या केस हुआ है, एक बिल्स रिसीवेबल था जो डिस्काउंटेड था। डिस्काउंटेड मतलब जिसने वो बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किया था वो बैंक के पास आके पहले से कुछ पैसा लेके चला गया था और बैंक को बोला था कि आप मेरे पार्टी से पैसा ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन डिस्काउंटेड बिल जो है वो डिसऑनर्ड हो गया। डिस्काउंट कितने में हुआ था, 100 की जगह 95 बैंक ने दे दिया था उस पार्टी को, ठीक है। तो डिसऑनर हो गया, मतलब जिसको बिल्स पेबल का पैसा रिलीज करना था वो नहीं किया बैंक ने। फिर बैंक क्या करेगा, बैंक जाएगा नोटरी पब्लिक के पास, नोटिंग चार्जेस पे किया ₹2। अब बोल रहा है कि ड्रॉयर, ड्रॉई और बैंक के बुक्स में एंट्री करो। तो यहाँ पर बैंक का बुक्स का एंट्री भी हमें करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर तीनों का बुक्स लिख रहे हैं, ड्रॉयर, ड्रॉई और बैंक। तो हमें सिर्फ इतने से ट्रांजैक्शन का एंट्री करने बोला है, सिर्फ इतने से, डिसऑनर जो हुआ है और ये नोटिंग चार्जेस वाला। अच्छा, सबसे पहले अगर डिसऑनर हो जाता है, थोड़ा सा इसको ना इधर लिखते हैं, अगर ये डिसऑनर हो जाता है तो सबसे पहला काम क्या होता है, कोई भी बिल डिसऑनर होने से सबसे पहला काम होता है जो बिल का होल्डर है वो जाएगा नोटरी पब्लिक के पास। अगर ये डिस्काउंटेड बिल है तो बिल किसके पास है, बैंक के पास। बैंक के पास है। तो बैंक सबसे पहले कहाँ जाएगा, नोटरी पब्लिक के पास। नोटरी पब्लिक के पास। और नोटरी पब्लिक अपना काम करने के बदले कितना लिया है बैंक से, ₹2। ₹2। तो बैंक बोला मेरे पॉकेट से कितना रुपए चला गया, ₹2। तो बैंक लिखेगा 2 कैश, या बैंक लिख सकते हो 2 कैश लिख देते हैं, कितना, ₹2 चला गया, ठीक है। अच्छा, और जो बिल्स रिसीवेबल, डिस्काउंटेड बिल्स रिसीवेबल था वो क्या हो जाएगा, बैंक के पास जो बिल्स रिसीवेबल था उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा। बैंक के पास बिल्स रिसीवेबल था तभी तो वो नोटरी पब्लिक के पास गया था। तो बिल्स रिसीवेबल जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल डेबिट था जब था, तो टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल। कितने का बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हुआ, कितने का बिल्स रिसीवेबल था, 100 का बिल्स रिसीवेबल मिला था ड्रॉयर से जो कि कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 102 रुपीज बैंक किससे लेगा, ये ₹2 किससे लेगा और 100 रुपीज किससे लेगा, ड्रॉयर से, ठीक है। क्योंकि जो ड्रॉयर था वही तो बैंक में आया था बिल को डिस्काउंट करने के लिए, तो वो क्या एंट्री करेगा, यहाँ पर देखो किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, ड्रॉयर, ड्रॉई बोल के लिखा हुआ है, तो ड्रॉयर से ले लेगा। कितना लेगा, ₹100 तो लेगा ही, जो उसने 102, क्योंकि बैंक ने ऑलरेडी उसको 95 दे रखा था और वो बोला था अब ड्रॉई से 100 ले लेना, लेकिन ड्रॉई तो नहीं दे रहा है, तो फिर इसका मतलब बैंक बोलेगा मेरा 100 तो मुझे दे दो और ₹2 एक्स्ट्रा लगा वो भी दे दो, ठीक है। तो अब ये करने के बाद ये जैसे ही बैंक ये सब एंट्री किया तो ड्रॉयर भी अपने बुक्स में एंट्री करना स्टार्ट कर दिया। क्या बोलेगा, ड्रॉयर बोलेगा मुझे तो बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा, बैंक से मैंने 95 लिया था, लेकिन बैंक थोड़ी ना 95 में मानेगा, बैंक बोलेगा मुझे मेरा ₹100 दे दो और उसके साथ ₹2 भी दो। तो बैंक कितना मांगेगा, ड्रॉयर से ₹102। तो ₹102 बैंक ले लेगा, ₹2 नोटिंग चार्जेस का और ₹100 बिल्स का, ठीक है। अब ये पैसा ड्रॉयर किससे रिकवर करेगा, ड्रॉई से, ड्रॉई से, ड्रॉई से, करेक्ट, ड्रॉई से।
ड्रॉई से 100 रुपए तो अपना लेगा ही, ठीक है, 100 रुपए तो अपना लेगा ही, जो ड्रॉई बैंक को पे करने वाला था, लेकिन वो तो सारा चीज गड़बड़ कर दिया। फिर नए हिसाब से सोचो तो ड्रॉई से कितना लेगा, जितना मिलने वाला था 100 रुपया, लेकिन 2 रुपया भी तो लेगा ना, बैंक ने नोटिंग करवाया, बैंक वो पैसा जो है इससे मांग रहा है ड्रॉयर से, तो फिर ड्रॉई को तो देना पड़ेगा। और ड्रॉई क्या एंट्री करेगा, ड्रॉई बोलेगा मुझे नोटिंग चार्जेस, ड्रॉई बोलेगा मुझे ड्रॉयर को पेमेंट करना पड़ेगा, कितना, ड्रॉयर को पेमेंट करना पड़ेगा 102। ये देखो ड्रॉयर को मुझे पेमेंट करना, ये देखो ये बोल रहा है हम ड्रॉई से 102 लेंगे, तो ड्रॉई बोलेगा मुझे ड्रॉयर को 102 देना है। किस वजह से, एक तो मेरा बिल्स पेएबल का जो पेमेंट है वो करना है, जो कि कैंसिल हो गया है, नया फिर से बनाना पड़ेगा, और नोटिंग चार्जेस मुझे देना पड़ेगा, मैंने डिसऑनर किया है तो मुझे और भी एक्स्ट्रा 2 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये हो गया इस तरह से। तो अगर पार्टी का नाम ना हो तो हम लोग इस तरह से करेंगे, ड्रॉयर, ड्रॉई, बैंक, ठीक है, तो बैंक के बुक्स में इस तरह से एंट्री होगा। तो ये देखो ये डिसऑनर का लगभग जितना केसेस हो सकता है हम लोगों ने ये कर लिया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट करते हैं, दैट इज रिन्यूअल ऑफ बिल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिन्यूअल ऑफ बिल। ये देखो रिन्यू का बात कब आता है, जब पुराना बिल डिसऑनर हो गया, जब कोई बिल डिसऑनर हो गया या फिर कोई पेमेंट नहीं कर पाया और रिक्वेस्ट कर रहा है ड्रॉयर को आप ये बिल कैंसिल करके नया बिल बनाइए। देखो एक तो तुम लोग डिसऑनर देखे, देखो डिसऑनर में देख रहे हो पुराना बिल कैंसिल हो जाता है, बीपी डेबिट हुआ, पेमेंट कहाँ हुआ कि बीपी डेबिट हो गया, क्योंकि उसका वैलिडिटी खत्म हो गया इसीलिए बीपी डेबिट हो गया। यहाँ पर देखो ये बैंक भी बोल रहा है बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट, मतलब ये खत्म हो गया। तो रिन्यूअल कब होता है, जब पुराना बिल जो है उसको हम लोग कैंसिल करके नया बिल बनवाना चाहते हैं, उसको बोला जाता है रिन्यूअल। अब रिन्यूअल कब होता है, जब कोई डिसऑनर हो जाए तब रिन्यूअल करवाना पड़ सकता है नया बिल ड्रॉ होने पे, या फिर मान लो किसी को 3 महीने बाद पैसा पेमेंट करना था लेकिन आफ्टर 1 मंथ हमें ऐसा लग जाता है कि नहीं हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग जाके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, देखिए 2 महीने बाद मुझे पेमेंट करना था लेकिन मुझे पूरा लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे, आप मेरा बिल कैंसिल कर दीजिए और फिर से नया बिल बना लीजिए, अगले और भी 2 महीना उसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब मान लो मेरा बिल जो एग्जिस्टिंग बिल है वो 3 मंथ्स का था, आफ्टर 1 मंथ जो ड्रॉई है वो आके बोल रहा है कि मुझे तो 2 महीने बाद आपको पेमेंट करना है लेकिन मुझे लग रहा है कि हम 2 महीने में नहीं कर पाएंगे, आप मेरे इसका बिल का टाइम नया बिल बना दीजिए और उसमें और भी टाइम बढ़ा दीजिए और भी 2 मंथ्स करके 4 मंथ्स कर दीजिए, ऐसे बोल सकता है। तो ऐसे रीजन से बिल्स जो है वो रिन्यूअल हो सकते हैं, ठीक है। तो अब रिन्यूअल होने पे कैसा एंट्री वगैरह होगा वो देखो। रिन्यूअल का मतलब क्या होता है, पहले एक लैंग्वेज में लिख लेते हैं, कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल बिल। रिन्यूअल का मतलब ही है कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल बिल एंड ड्रॉ ए फ्रेश बिल। ड्रॉइंग कर दो, ड्रॉइंग ए फ्रेश बिल फॉर एनदर पीरियड, किसी और टाइम के लिए फ्रेश बिल ड्रॉ करना। अनदर पीरियड ऑन लिख सकते हो, ऑन ए रिक्वेस्ट ऑफ ड्रॉइंग। ड्रॉई के रिक्वेस्ट में जब हम लोग पुराना बिल को कैंसिल करके नया बिल बनाते हैं तब इसको बोला जाता है रिन्यूअल ऑफ बिल, ठीक है। अब इसमें एक मतलब एक पॉइंट आ सकता है, दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्यों लगेगा, अब देखो जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, यहाँ पर डिसऑनर देखो, अब ये 3 महीना वेट कर रहा था पैसा मिल जाएगा ड्रॉई से, ठीक है। तो ड्रॉयर वेट कर रहा था लेकिन ड्रॉयर क्योंकि अपना बिल जो है वो बैंक से डिस्काउंट करवा रहा था तो बैंक को पैसा मिलने वाला था, बैंक बोल दिया ड्रॉई नहीं दे रहा है तो फिर ड्रॉयर फिर से इसको ड्यू किया, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में 3 मंथ्स तो खत्म हो गया क्योंकि ये एंट्री जो है, या फिर बाकी क्वेश्चन में देख लो यहाँ पर तो वैसे डेट नहीं था, यहाँ पर अगर देखो तो वेट कर रहे हैं और 4 तारीख को आके पता चल रहा है कि ये बी जो है वो पैसा नहीं देने वाला है, तो इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। मुझे 3 महीने बाद एक पैसा मिलने वाला था, मुझे पता था मुझे 10,000 रुपए मिलेगा 3 महीने बाद, लेकिन वो नहीं मिला, इससे मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लॉस होगा। तो इस वजह से जो ड्रॉयर है वो इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है कि तुमने डिले किया तो अब सिर्फ 10,000 नहीं दो, इस पे इंटरेस्ट भी दो, ठीक है, इंटरेस्ट भी दो। और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो है वो भी सिखाएंगे कैसे होता है। तो इंटरेस्ट कैसे होगा, ये देखो कब इंटरेस्ट का बात आता है, इन केस ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल the interest for the extended period,
कितने दिन का लगेगा? ऑब्वियसली देखो 4 अप्रैल तक, जैसे अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे, 4 अप्रैल तक तो कोई इंटरेस्ट नहीं, 4 अप्रैल तक तो हमें वेट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बी आके बोल रहा है कि हम 4 अप्रैल को पैसा नहीं दे पाएंगे, मेरा जो ये टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड करके 4 मई तक कर दीजिए, तो ये जो एक्सटेंडेड पीरियड उसने 1 मंथ का ले लिया, तो इंटरेस्ट अगर चार्ज करना ही है तो एक्सटेंडेड पीरियड पे होगा, नॉर्मल पीरियड पे नहीं होगा। और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो पहले एग्रीमेंट हुआ है कि 3 महीने बाद ही पेमेंट करेंगे। लेकिन 3 महीना अगर 5 महीना हो रहा है, तो जो 2 महीना एक्स्ट्रा हुआ उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। द इंटरेस्ट फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड इज either paid in cash or is included in the amount of the new bill। मतलब ये जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, अब इसका जो रिसीव है वो दो तरह से हो सकता है। इंटरेस्ट चार्ज जो हो रहा है, इसका जो रिसिप्ट जो ड्रॉयर को मिलेगा, या फिर इसका पेमेंट जो भी बोलो ड्रॉई की तरफ से, ये दो तरह से हो सकता है। आइदर जो ड्रॉयर है वो बोल सकता है ठीक है हम आपका टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन आप ये जो इंटरेस्ट है वो उसका पैसा मुझे अभी दे दीजिए, दैट इज पेड इन कैश, ये बोल सकता है। या फिर ऐसे बोल सकता है आपका 10,000 का बिल था, आपको 3 महीने बाद देना था, आप बोल रहे हो 3 महीने की जगह और भी 2 महीना लोगे, मतलब कुल मिला के 5 महीने बाद मुझे पेमेंट करने वाले हो, ठीक है हम मुझे एग्री है। लेकिन ये 10,000 पे मान लो इंटरेस्ट हो रहा है 200 रुपए, ठीक है किसी भी तरह से कैलकुलेशन करके, तो ये जो 200 रुपए हो रहा है या तो आप मुझे अभी कैश में दे दीजिए, ये कंडीशन हो सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है कि हम बिल का अमाउंट में इस इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं, दैट इज 10,000 की जगह पे 10,200 का नया बिल बना देते हैं। तो ये दो तरह से इंटरेस्ट जो है वो कलेक्ट हो सकता है ड्रॉई से, ठीक है बस इतना सा ही हमें पता होना चाहिए। अब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर रिन्यूअल बिल होगा तो इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, 1 Jan बी owes rupees 10,000 and accept a 3 months bill for the amount B owes 10,000 and accept a 3 months bill। मतलब owes मतलब क्या होता है? उधार, उधार होता है। तो बी ने उधार लिया है कि उधार दिया है? लैंग्वेज पढ़ के देखो, बी owes 10,000 and accept a 3 months bill। अगर बी बिल एक्सेप्ट कर रहा है तो बी ने उधार लिया है कि उधार दिया है? बोलो। उधार लिया है। हाँ तभी तो वो बिल एक्सेप्ट कर रहा है। फॉर द बिल ऑफ सॉरी क्या लिखा है मैंने, 3 months फॉर बिल फॉर द अमाउंट, फॉर द अमाउंट ऑन date of maturity, B not being able to meet, B not being able to meet the bill, offer A rupees 4,000 and ask him to draw another bill, for 3 months for the balance plus interest at the rate of 15% per annum. A agrees to this proposal, pass journal entry for A and B। मतलब A और B के बुक्स में जर्नल एंट्री पास करना है हमें। तो यहाँ पर लिखते हैं A और यहाँ पर लिख दिया B। अब क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है। B owes, B ने उधार लिया है 10,000 एंड एक्सेप्ट ए बिल, और बिल एक्सेप्ट किया। तो B ने अगर उधार लिया है तो उधार लेने का एंट्री क्या होगा? B उधार लिया है तो A ने उधार दिया है, तो 1 तारीख को A ने उधार दिया तो अपने पास से पैसा B को दिया होगा। टू क्या किया होगा? टू कैश, और B को दिया है तो B अकाउंट क्या हो जाएगा? B अकाउंट डेबिट टू
कैश, ठीक है। और बी क्या एंट्री करेगा, बी ने अगर उधार लिया है कैश तो अकाउंट डेबिट टू ए। हाँ, जैसे लोन लेने पे क्या होता है, अगर हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो एंट्री क्या होता है, वैसे ही होगा। लोन का एंट्री क्या होता है बताओ, लोन टेकन एंट्री क्या कैश होता है, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टू लोन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, देखो गलत, लोन फ्रॉम बैंक। हाँ लोन होगा, लोन फ्रॉम बैंक। टू बैंक करने का मतलब तो बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं, बैंक तो पर्सनल अकाउंट है, मतलब बैंक गिवर हो गया। तो हम लोग क्या अपने अकाउंट से पैसा ले रहे हैं, अगर अपने अकाउंट से पैसा लेंगे तो कैश टू बैंक, लेकिन बैंक से उधार ले रहे हैं, अपना पैसा बैंक से नहीं निकाल रहे हैं, बैंक से उधार ले रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन होना चाहिए। जस्ट वैसे ही देखो, बी अकाउंट डेबिट, बी से 10,000 मिलेगा, बी को मैंने कैश दिया, और बी क्या बोलेगा, मुझे मैंने ए से 10,000 का उधारी लिया हुआ है, ठीक है। अब ए ने इस वजह से बी के ऊपर बिल्स ड्रॉ किया, ये देखो बी ओज 10,000 एंड एक्सेप्ट 3 मंथ्स बिल, इसका मतलब बिल्स ड्रॉ किया होगा ए ने, तभी तो बी एक्सेप्ट किया है बिल, तो ए बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किया है, बिल्स रिसीवेबल टू बी। और बी ने बिल एक्सेप्ट किया है तो टू बीपी, और यहां पर क्या हो जाएगा ए। अब उसके बाद क्या हुआ देखो, ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी 3 मंथ्स का था तो डेट ऑफ मैच्योरिटी 4 अप्रैल होगा। बी नॉट बीइंग एबल टू मीट द बिल, बी जो है वो बिल का अमाउंट देने के लिए एबल नहीं है। ऑफर ए को उसने एक ऑफर दिया, क्या बोला, 4,000, ऑफर ए ₹4,000, पहले उसने ए को 4,000 दे दिया, ठीक है। बी ने क्या किया, 4 तारीख को जो कि मैच्योरिटी डेट था, जिस दिन पैसा मिलना चाहिए था ए को, उस दिन बी आके बोल रहा है कि हम आपको भी 4,000 दे देते हैं, ठीक है, हम आपको भी 4,000 दे देते हैं, और ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप मेरे पे एक दूसरा बिल ड्रॉ कर दीजिए, कितने दिन का, 3 मंथ्स का, फॉर द बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट कितना होगा, 10,000 में अगर 4,000 बी अभी दे देगा तो बैलेंस कितना हुआ, 6,000। 6,000 के लिए आप मेरे पे एक बिल्स ड्रॉ कीजिए, कितने दिन का, 3 मंथ्स का। तो ऑब्वियसली ए को थोड़ा सा खटका लगेगा, क्यों हम ऐसा क्यों करें, तो फिर बोलेगा ठीक है आप इस पे इंटरेस्ट लगा लीजिए, ये देखो इंटरेस्ट भी लगाने बोल दिया, इंटरेस्ट लगा लीजिए 15% का, क्योंकि आपको तो लॉस हो रहा है ना, आपको आज ही पूरा पैसा मिलने वाला था, नहीं मिल रहा है, प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। और ए एग्री हो गया प्रपोजल पे और हमें एंट्री करने बोला है, ठीक है। तो पहला एंट्री हम लोग 4 तारीख को कर रहे हैं, 4 अप्रैल को क्या होगा, ए को पैसा मिला, थोड़ा सा पैसा मिला है, कितना पैसा मिला है, 4,000, तो ए क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट 4,000। अच्छा, सबसे पहले हमें ये बिल्स रिसीवेबल का जो एंट्री है ना, इसका एक एंट्री करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है ना, जो ओल्ड बिल है उसे कैंसिल करना पड़ता है, जो ओल्ड बिल है उसे कैंसिल करना पड़ता है, वो अभी नहीं किया मैंने। देखो ओल्ड बिल जो है वो कैंसिल कहाँ हुआ है, क्योंकि ए के पास एज ए बिल्स रिसीवेबल दिख रहा है तो कैंसिल तो नहीं हुआ, तो पहले कैंसिलेशन एंट्री करना चाहिए जब भी बिल्स रिन्यूअल होगा, उसके बाद बाकी ट्रांजेक्शन। तो बोलो अगर बिल कैंसिल हो जाएगा तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बिल जैसा, डेबिट टू बिल हाँ बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि जैसे जिस कंडीशन पे बिल बना था, अगर उस कंडीशन पे बिल का रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक है, बिल्स उस तरह से क्लोज नहीं हो रहा है, तो पूरा का पूरा बिल कैंसिल करना पड़ता है। तो पूरा बिल कैंसिल हो गया, जैसे बिल्स रिसीवेबल कैंसिल होगा तो उसी तरह से बिल्स पेबल भी कैंसिल होगा, जो पुराना बिल्स पेबल था ये कैंसिल हो गया। जैसे ही बी आके ए को रिक्वेस्ट किया तो पहले ए ने क्या किया, बिल को कैंसिल कर दिया। अब बोल रहे हैं अब बताइए आपका क्या क्या कंडीशन है, हम देखते हैं, मुझे ठीक लगेगा तो हम एग्री होंगे, जिसमें ए एग्री हुआ। ए बी ने बोला अभी आप 4,000 रखिए, तो बी अपने पास से 4,000 दे रहा है, तो बी क्या एंट्री करेगा, बी अगर 4,000 देगा तो क्या एंट्री करेगा, ए को दे रहा है तो ए अकाउंट डेबिट तो क्या हो जाएगा, कैश। कैश 4,000। और ए क्या बोलेगा, ए बोलेगा मुझे 4,000 मिल गया, किससे मिला, बी से। अब ये यहाँ पर ए डेबिट, अगर तुम लोग सोच रहे हो, बात ए डेबिट का नहीं है, बात क्या है, ए क्रेडिट होके रखा था, कितने से, क्योंकि जैसे बिल कैंसिल हुआ ए फिर से क्रेडिटर हो गया, ए 10,000 का क्रेडिटर था, लेकिन ए को अगर बी 4,000 दे देगा तो ए के लिए बी का लाइबिलिटी कितना बनेगा, क्या 10,000 का ही बनेगा, 6,000 का। तो फिर ए को तो कैंसिल करना पड़ेगा ना 4,000 से, जितना दे रहे हैं, आज दे रहे हैं ना कुछ 4,000 दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा कि ए मेरा 10,000 का क्रेडिटर नहीं हुआ, 4,000 का, और ए क्या बोलेगा, बी मेरा 10,000 का डेटर नहीं है, कितने का है,
6,000 का, ठीक है, यहाँ भी 6,000, गलती से 4,000 बोल दिया मैंने। बी बोलेगा कि ए मेरा सिर्फ 6,000 का क्रेडिटर है, और ए बोलेगा कि बी मेरा सिर्फ अब 6,000 का डेटर है, ठीक है। अब ये पेमेंट हो गया। अब जो नया बिल है वो बनाने के लिए बोला है इंटरेस्ट भी आप मेरे पे चार्ज कर लीजिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना इंटरेस्ट हो रहा है। तो ए के लिए इंटरेस्ट इनकम है, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, तो 2 इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट किससे लिया जाएगा? इंटरेस्ट का पैसा बी से लिया जाएगा, तो बी को डेटर बनाएंगे, इंटरेस्ट के पैसे के लिए बी अकाउंट डेबिट, ये हो गया। और बी क्या बोलेगा? बी बोलेगा मुझे इंटरेस्ट जो देना है वो तो मेरे लिए लॉस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और मुझे किसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? ए को। अब इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करो, कितने पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? जो ड्यू अमाउंट था, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, तो बैलेंस अमाउंट है 6,000, इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 15% पर एनम 225 225 होगा, हाँ 15% पूरे साल का, तो एक एक महीने का कितना होगा? पूरे साल का खर्चा डिवाइडेड बाय 12 करने से एक महीने का होता है। और इंटरेस्ट कितने पे ड्रॉ होता है? जितना पीरियड एक्सटेंडेड होता है। एक्सटेंडेड पीरियड कितना है? ये देखो 3 मंथ्स, तो कितने का इंटरेस्ट लगेगा? कितने टाइम का? 3 मंथ्स का, ठीक है। 3 मंथ्स का लगेगा, तो कितना हो जाएगा? 6,000 इंटू 15% इंटू हाँ 225, तो 225 का इंटरेस्ट लेंगे। बी बोलेगा ठीक है मुझे 225 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट का पैसा कैश में नहीं लिया जा रहा है, बिकॉज क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि इंटरेस्ट का पैसा जो बैलेंस बिल अमाउंट है उससे जोड़ दिया गया है। तो नया बिल कितने का बनेगा? 6,225। नया बिल बनेगा 6,225। तो नया बिल ड्रॉ होगा, तो ए फिर से क्या एंट्री करेगा? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 6,225 टू बी, 6,225। ए क्या बोलेगा? ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 6,225, ये हो गया, ठीक है। तो देखो काफी आसान सा एक टॉपिक था, रिन्यूअल ऑफ बिल। एक चीज बस तुम लोग को याद करना है, रिन्यू का कुछ भी कंडीशन हो, जैसे यहाँ पर था कुछ पेमेंट हुआ, बाकी पे बैलेंस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगा के बिल्स ड्रॉ किया गया। अब क्वेश्चन अलग अलग भी हो सकता है, जैसे पूरे अमाउंट पे ही नया बिल बना दिया गया, इंटरेस्ट अलग से ले लिया गया पेमेंट, या फिर इंटरेस्ट जोड़ के बनाया गया, अलग टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। जैसे होगा वैसे आंसर देना है हमें। और लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है, जैसे ही नया बिल हम लोग ड्रॉ करेंगे उसके पहले ओल्ड बिल को कैंसिल करना जरूरी है। मतलब ये वाला पॉइंट जो कि क्वेश्चन में हमें हाईलाइट नहीं किया होगा एज ए ट्रांजैक्शन, लेकिन ये पॉइंट हमें याद रखना है कि ओल्ड बिल जो है उसे हमें कैंसिल करना है, क्योंकि एक बिल रहते हुए उसी अमाउंट पे उसी ट्रांजैक्शन पे फिर से बिल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कैंसिल करना नेसेसरी है। अच्छा, अब जैसे हम लोगों ने रिन्यूअल ऑफ बिल किया, वैसे और एक कंडीशन होता है, दैट इज इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टर ऑफ बिल। अभी तक बोल रहे थे कि डिसऑनर हुआ है, डिसऑनर होने का मतलब जब पेमेंट करने का बात था तब पेमेंट नहीं किया, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टर ऑफ बिल, मतलब जिन्होंने बिल एक्सेप्ट किया था वो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। इंसॉल्वेंट का मतलब है उनके पास अब उतना पैसा नहीं है कि वो दे सकते हैं, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट मतलब बैंकक्रप्ट जैसा, ठीक है। तो अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो क्या होगा इस केस में? तो देखो, तो इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है इट मीन्स द एक्सेप्टर ऑफ बिल neither can pay, नहीं अच्छा इस तरह से लिखो, थोड़ा सा एक मिनट इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको लिखो when the bill is dishonored,
ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, ठीक है, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। अब की बार क्यों नहीं पे कर पा रहा है? क्योंकि इंसॉल्वेंट हो चुका है। इंसॉल्वेंसी ऑफ कौन होगा? जो इसको पेमेंट करना था, यानी ड्रॉई, एक्सेप्टर, हाँ, यानी एक्सेप्टर, ड्रॉई या फिर एक्सेप्टर ऑफ द बिल। आइदर, इस केस में क्या होता है, आइदर नथिंग इज रिकवर्ड। इंसॉल्वेंट का मतलब है या तो कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते हैं और कुछ पार्शियल अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, और सम पार्शियल पेमेंट, जिसको बोला जाता है यहां पर डिविडेंड, डिविडेंड बोला जाता है। इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम, इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम, फुल क्लेम के अगेंस्ट में जो भी फुल सेटलमेंट होगा वो कैसे होगा? या तो कुछ भी नहीं मिलेगा, 10,000 का बिल था, 10,000 का 1 रुपया भी हम लोग उससे रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि इंसॉल्वेंट, और इंसॉल्वेंट ऐसे नहीं होता है, कोर्ट के थ्रू से डिक्लेयर्ड होता है। तो कोर्ट अगर डिक्लेयर कर रहा है कि इंसॉल्वेंट है तो फिर हम लोग तो इनसे मांग नहीं सकते, लेकिन अगर कुछ भी रिकवर कर पाते हैं तो रिकवर कर सकते हैं, और रिकवर करने पे इसको हम लोग बोलेंगे डिविडेंड। अच्छा, अब देखो इसका कैसा क्वेश्चन होता है। ये देखो, ये कौन सा क्वेश्चन देंगे? अच्छा, ये वाला अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया था ना, ये जो तुम लोगों को अभी क्वेश्चन लिखवाया था, ये वाला बीओज, ये वाला, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर ही हम जोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं क्वेश्चन का, आज कितना सारा क्वेश्चन हो उस हिसाब से हम नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पर से आज मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, ये क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है, तब मुझे लिखने में आसानी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया, अब क्वेश्चन लिख रहे हैं इसके अगेंस्ट में, मतलब इंसॉल्वेंसी के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे हैं, इफ इन क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जो क्वेश्चन लिखवाया, एट मैच्योरिटी, एट मैच्योरिटी द सेकेंड बिल, मतलब बिल रिन्यू हुआ, वो सारा कंडीशन एज इट इज है। अब जब सेकेंड बिल यानी 6,000 कितने का बना था ना, सेकेंड बिल बना था 6,225 का, तो जब इसका मैच्योरिटी डेट आया, यानी सेकेंड बिल का जब मैच्योरिटी डेट आया, सेकेंड बिल वाज, द सेकेंड बिल वाज डिसऑनर्ड, सेकेंड बिल डिसऑनर्ड हो गया। एज, क्यों? बी बिकम्स इंसॉल्वेंट, बी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, एंड ए डिविडेंड ऑफ, डिविडेंड मतलब जितना पैसा रिकवर होगा, पार्शियल अमाउंट यहां पर मैंने लिखा है, ए डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन ए रूपी was received from his estate, pass journal entry for A and B। अब ये क्या बोला है देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा था एज इट इज है। जब सेकेंड बिल का जो मैच्योरिटी डेट आया, दैट इज 6,625, ऐसा कुछ था ना बिल, 6,625 का जो सेकेंड बिल था, वो जब पेमेंट करने का बारी आया तो बी जो है वो डिसऑनर हो गया। इस बार डिसऑनर इसीलिए नहीं हुआ कि वो अभी नहीं पेमेंट करेगा, बाद में करेगा, इस बार डिसऑनर इसीलिए हुआ है क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, ठीक है। लेकिन उसके पास पेमेंट करने के लिए कुछ अमाउंट है, कैसे हिसाब से है, वो बोल रहा है कि हम 1 रुपए की जगह 60 पैसा पे कर सकते हैं, मेरा कंडीशन ऐसा है, ठीक है। मतलब 1 रुपया किसी से उधार लिया तो 1 रुपया नहीं पे कर सकते, कितना पे कर सकते? 60 पैसा इन ए रूपी, ऐसा कंडीशन है उसका। was received from his estate, ये एक्चुअली क्या है, इंसॉल्वेंट हो जाने पे क्या होता है, जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह रहता है उसको बेच के पैसा रिकवर कर लेता है, जिनको पैसा मिलने वाला होता है, ये रूल्स है। तो ये कोर्ट से डिक्लेयर होता है तो ऐसा अलाउड होता है। तो उनका एस्टेट बेच के 1 रुपए की जगह 60 पैसा, बस इतना मिनिमम रिकवर हुआ है, तो हमें ए और बी के बुक्स में एंट्री करने के लिए कहा गया है। तो देखो बाकी क्वेश्चन का जो जर्नल एंट्री है वो तो ऐसा ही होगा, ये हम दोबारा नहीं लिखवा रहे हैं,
बी ने उधार लिया, ठीक है, ए ने उधार दिया, फिर ए ने बिल ड्रॉ किया, फिर बी ने बिल एक्सेप्ट किया, फिर बी रिक्वेस्ट किया ए से कि पुराना बिल कैंसिल करके नया बिल ड्रॉ करो, ये सारा कंडीशन एज इट इज हुआ और ये बिल ड्रॉ हो गया। अब क्या हुआ, ये बिल ड्रॉ होने के बाद इस तरह से बाकी एंट्री लिख देते हैं सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, जितना भी सारा एंट्री था, ऑल सेम एंट्रीज एज क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। अब क्या हो जाएगा, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कब कितने दिन बाद ये बिल का पैसा पेमेंट करना था, 3 मंथ्स बाद। वैसे यहाँ पर तो कोई डेट दिया हुआ नहीं था, तो 3 मंथ्स बाद जब मैच्योरिटी डेट आया तो बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है हम तो हो चुके हैं इंसॉल्वेंट, ठीक है। तो ए क्या बोलेगा, ए बोलेगा मुझे तो बिल्स का पैसा नहीं मिलेगा, मेरा बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो रहा है 6225 का। लेकिन इसके आगे जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है उसमें डिसऑनर होने पे हम लोग क्या बोलते हैं, बी से वो पैसा फिर से रिकवर करेंगे, लेकिन अभी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि बी से हमें पूरा पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि बी हो चुका है इंसॉल्वेंट। तो एंट्री क्या होगा, अभी हम लोग बोलेंगे बी अकाउंट डेबिट, एक बार ये एंट्री करेंगे बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, क्योंकि लास्ट एंट्री क्या हुआ था हमारा, देखो लास्ट एंट्री हुआ था बिल्स रिसीवेबल टू बी, बी से बिल्स रिसीवेबल के हिसाब से 6225 मिलेगा, लेकिन अभी वो बिल जो है वो कैंसिल हो जाएगा और मुझे पैसा मिल जाता अगर बी डिसऑनर नहीं होता, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, जो कि नहीं हुआ। और बी क्या बोलेगा, हम अपना बीपी रिलीज कर देते हैं 6225 का, लेकिन हम पेमेंट करके नहीं कर पाए। अच्छा सॉरी, बीपी मैंने फिर से क्रेडिट लिख दिया गलती से। बी क्या करता, बी के पास अगर पैसा होता बी ऐसे बोलता बीपी अकाउंट डेबिट 6225 टू बैंक, ये एंट्री वो करता, लेकिन बैंक कहां से करेगा, उसके पास है ही नहीं पैसा, ठीक है, तो वो बोलेगा टू ए को फिर से क्रेडिटर बनाएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो ए को ये भी इन्फॉर्म करेगा आप मेरे क्रेडिटर तो हो, ये तो हम मान रहे हैं, लेकिन हम आपको पैसा पे नहीं कर सकते बिकॉज हम इंसॉल्वेंट है, लेकिन अगर आप मेरा एस्टेट बेचोगे तो बेच दो, वहां से जितना रिकवर होगा आप ले लेना। तो एस्टेट बिका और उसमें 60 पैसा मतलब 60% रिकवरी हुआ, तो ए क्या बोलेगा, ए बोलेगा मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिला है इस बिल के अगेंस्ट में, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और बाकी मेरा लॉस हो गया है, बैड डेब्ट इसको बोलते हैं, जो लॉस हुआ है इसको बोलते हैं बैड डेब्ट। ए के लिए बाकी बैड डेब्ट हो गया, बैड डेब्ट मतलब कंफर्म्ड, जो पैसा और कभी नहीं मिल सकता उसको बोलते हैं बैड डेब्ट। तो 6225 का 60 पैसा इन रुपीस का मतलब क्या हो गया, 1 रुपए की जगह 60 पैसा, तो 6225 की जगह कितना मिलेगा और कितना नहीं, 3735। हाँ 6225 की जगह 0.60 मिलेगा और 0.40 नहीं मिलेगा, तो 6225 इंटू 60% कर सकते हैं। 3735। अच्छा 3735 ये मिल गया, और कितना नहीं मिला 2490 ना, 90। हाँ 2490 इतना मिला, इतना नहीं मिला। और बी को हम अपने बुक से हटा देते हैं क्योंकि बी के साथ जो ट्रांजैक्शन होना था ये कंप्लीट, बी इतना दे पाएगा इतना नहीं दे पाएगा क्योंकि वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है। और बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा हम आपको थोड़ा पैसा दे देते हैं, 60% दे पाएंगे 3735, ठीक है, तो बी बोलेगा हम देंगे आपको टू बैंक बोल के 3735, ठीक है, और हम कुछ अमाउंट है जो नहीं दे पाएंगे दैट इज 2490, तो इसको बी क्या बोलेगा, ये बी थोड़ी ना ये बोलेगा ये मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट किस बात का, कोई अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है तो वो इसके लिए कोई बेनिफिट वाला बात नहीं कि मुझे पैसा देना नहीं पड़ा, जब कोर्ट से ऐसा डिक्लेयर हो जाता है ना तो उस इंसान के साथ कोई भी किसी तरह का ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट नहीं करेगा, वो कभी भी बैंक से लोन वगैरह उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो उसका जो फैसिलिटीज एज ए सिटीजन वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है, तो उसको कोई और बैंक उसे लोन नहीं देगा जब पता चल जाएगा। और इंसॉल्वेंट जो है वो छुपा नहीं सकता है, पेपर वगैरह में मतलब एडवर्टाइज करके दिखाया जाता है कि इस इंसान से आप लोग और आगे जाके कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कीजिएगा, ये इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो ये इसके लिए कोई खुशी का बात नहीं है कि इसको 2490 नहीं देना पड़ रहा है, इसीलिए ये इसको कैसे रिकॉर्ड करेगा, क्रेडिट तो जरूर करेगा लेकिन एज ए डेफिशिएंसी, ठीक है, ये बोलेगा ये मेरा डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी टू डेफिशिएंसी, ये मेरा डेफिशिएंसी है कितना 2490, और ए को हम अपने बुक से हटा देते क्योंकि ए को और मेरे पास देने लायक कुछ है नहीं, 6225 से हम ए को क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से एंट्री होगा इंसॉल्वेंसी का, ठीक है, अगर इंसॉल्वेंसी होता है तो इस तरह से हमें एंट्री करना पड़ेगा। बाकी एंट्री इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही होगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 को ही मैंने इस क्वेश्चन में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अच्छा
नेक्स्ट हम लोग करेंगे रिटायरमेंट ऑफ बिल। नेक्स्ट करेंगे रिटायरमेंट ऑफ बिल। अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि बिल टाइम पे दे दिया, और आज हम लोगों ने पढ़ा कि बिल का पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाया तो क्या होगा, और नहीं कर पाया तो रिन्यू करवाएगा तो क्या होगा, और अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ बिल। मतलब अगर बिल का टाइम है, मान लो बिल का पेमेंट करना है 1 महीने बाद, आज 17 सितंबर है, मान लो 17 अक्टूबर को पेमेंट करना है, और इसमें 3 दिन ग्रेस लगा के कर देते 20 अक्टूबर को पेमेंट करना है। लेकिन कोई अगर इसी बिल का पेमेंट सपोज 25 सितंबर को कर देता है, मतलब टाइम से पहले अगर कोई पेमेंट कर देता है, तो उसे बोला जाता है रिटायरमेंट ऑफ बिल। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ उसको बिल। रिबेट भी मिलता है। हाँ, उसको रिबेट मिलेगा। देखो जैसे अगर हम लोग टाइम के पहले पेमेंट करेंगे तो कुछ छूट भी तो मांगेंगे, तो जो बिल ड्रॉयर है उसके लिए भी बेनिफिट है। मुझे जो पैसा 3 महीने बाद मिलने वाला था, अगर मुझे आज ही मिल जाता है तो ये मेरे लिए बेनिफिट है। ये कैसे समझो कि बिजनेसमैन के लिए हमेशा कैश का इनफ्लो एक बेनिफिट होता है, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि उनके पास कैश का इनफ्लो हो। तो अगर ऐसे कस्टमर हो जो टाइम के पहले पेमेंट कर रहे, क्योंकि नॉर्मली टाइम पे पेमेंट करते ऐसा कस्टमर मिल जाए वही बड़ी बात है, लेकिन अगर कोई बोल रहा है हम टाइम के पहले पेमेंट करेंगे, तो उनको खुश रखने के लिए हमें कुछ तो डिस्काउंट वगैरह देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट होता है उसको एक्चुअली डिस्काउंट नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है रीबेट। जैसे तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे देख सकते हो कि अगर ड्यू डेट के पहले तुम लोग दोगे तो तुम लोग को रिबेट मिलेगा। तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे देख सकते हो, इस तरह से होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी रिटायरमेंट ऑफ बिल यानी रिबेट मिलेगा अगर टाइम से पहले पेमेंट कर दोगे। तो रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब होता है मेकिंग पेमेंट ऑफ ए बिल बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी डेट के पहले ही अगर हम लोग बिल का पेमेंट कर देते हैं तो इसको बोला जाता है रिटायरमेंट ऑफ बिल। और इसके वजह से क्या दिया जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं एन इंटरेस्ट allowed by the holder of the bill to the drawee at an agreed rate। जैसे डिस्काउंट का अपना एक रेट होता है, इंटरेस्ट का रेट होता है, वैसे एक रेट होगा कि आपको इतना % रिबेट मिलेगा। ड्रॉई एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड। कितने दिन पे रिबेट कैलकुलेट करेंगे, जितने दिन पहले दे देगा। ठीक है, जितने दिन पहले देगा, अगर 15 डेज पहले दे रहा है तो 15 डेज के ऊपर रिबेट मिलेगा, तो दैट इज अनएक्सपायर्ड पीरियड। And interest allowed by the holder of the bill to the drawee at an agreed rate of interest for the unexpired period। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं डायरेक्टली, तो ये हम लोग समझ जाएंगे कैसे होगा। तो क्वेश्चन का नंबर होगा 5, 5th नंबर क्वेश्चन। A sold goods to B for 10,000 on 1st of Jan and draw a bill for 3 months for the amount. B accept and return it to A 1 month before the due date. B return the bill under a rebate of 18% पर एनम। ए और बी के बुक्स में एंट्री करना है। तो देखो ये लास्ट लाइन को छोड़ के बाकी ऐसा तो हम लोगों ने कर ही लिया है, ऐसा क्वेश्चन ही तो हम लोग कर रहे हैं बार बार। तो इसका एंट्री हम फटाफट कर लेते हैं। 1st जैन को ए ने सेल कर दिया तो बी टू सेल, अमाउंट भी मैंने वही रखा है 10,000,
और बी ने सेल कर दिया तो बी ने क्या एंट्री किया, सॉरी परचेस कर लिया तो बी ने एंट्री कर रखा होगा परचेस टू ए 10,000 और बिल ड्रॉ हुआ है तो ए बिल ड्रॉ किया है बिल्स रिसीवेबल टू बी 10,000 और बी ने बिल एक्सेप्ट किया है तो टू बीपी और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए अकाउंट डेबिट टू बीपी। अब बिल का पेमेंट कब करना था, अब देखो 3 महीने बाद यानी 4 अप्रैल को, ये डेट मुझे याद है बिकॉज हम लोग इसी डेट पे क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, तो 4 अप्रैल को करना था लेकिन 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट, तो 4 अप्रैल के पहले 1 मंथ मतलब कौन सा डेट होगा, 4 अप्रैल मैच्योरिटी डेट है, देखो फर्स्ट, हाँ मार्च का कौन सा डेट होगा, 1 तारीख होगा कि 4 तारीख, 4 होने से यहाँ पर बोला है देखो 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट बोला है, मैच्योरिटी डेट नहीं, ड्यू डेट कौन सा है, 1 हाँ ड्यू डेट 1 होगा। अगर बोला जाता कि मैच्योरिटी डेट से 1 महीने पहले तो तुम लोग क्या लिखते 4-3, लेकिन बोला है ड्यू डेट से 1 महीना पहले तो तुम लोग को क्या लिखना पड़ेगा 1-3, ठीक है। इस तरह से तुम लोग को देखना है कि क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या है, तुम लोग चाहो तो ये अपने हिसाब से नोट करके लिख लो ये वाला बात, क्योंकि यहाँ पर ड्यू डेट बोला है तो ड्यू डेट से 1 महीना पहले, ड्यू डेट कौन सा बन रहा है, ड्यू डेट बनता है 1 अप्रैल, मैच्योरिटी डेट होता है 3 दिन ग्रेस लगा के, तो ड्यू डेट से 1 महीना पहले यानी 1 मार्च लेना पड़ेगा। 1 मार्च में बी आ गया है पेमेंट करने, ए भी खुश है, ठीक है पेमेंट कर दीजिए, अच्छा बात है, तो ए को पैसा मिलेगा तो ए बोलेगा कैश अकाउंट डेबिट, मुझे पैसा मिलेगा और मेरा बिल्स रिसीवेबल जो है वो कैंसिल हो जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल। लेकिन एक बात तो है ना, इन्होंने इतने दिन पहले 1 महीना पहले इन्होंने पेमेंट कर दिया तो इनको मोटिवेट करने के लिए इनको कुछ हमें रिवार्ड देना चाहिए, तो हम लोग क्या देंगे, इनको रिबेट दे देते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये पैसा मिलेगा और बिल्स रिसीवेबल कैंसिल, और बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा मेरा बिल्स पेबल कैंसिल कितने का 10,000 का, और हम कितना पेमेंट करेंगे जितना मुझे ए बोलेगा रिबेट देने के बाद, तो हम ये सोच रहे हैं कि ऑब्वियसली मुझे एक रिबेट तो मिलना चाहिए, हम टाइम से पहले जा रहे हैं तो रिबेट मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो बी के लिए रिबेट क्या है, बी के लिए रिबेट जो है वो गेन है, ठीक है। और ए के लिए रिबेट क्या है, बोलो ए के लिए रिबेट क्या है, एक्सपेंस, तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, हाँ ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड और ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, तो एक पार्टी के लिए एक्सपेंस है एक पार्टी के लिए इनकम है। अब बस चेक करेंगे कि कितना रिबेट हो रहा है, 150, अच्छा 10,000 रुपए, 10,000 का बिल, रेट दिया हुआ है रिबेट का, देखो रेट दिया हुआ है कहाँ चला गया रेट, 18, हाँ 18% पर एनम, तो जैसे 18% इंटू कर रहे हैं 10,000 पे, 10,000 पे 18% करने पे ये 1800 आता है, जो कि पूरे 12 मंथ्स का है, मतलब पूरे 1 साल का है, क्योंकि 18% पर एनम है, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 1 महीने का रिबेट मिल जाएगा, तो मतलब पता चल जाएगा दैट इज 150। लेकिन रिबेट कितने दिन का हो रहा है, 1 ही महीने का हो रहा है यहाँ पर, है ना, क्योंकि 1 महीना पहले, अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना है 1 मंथ है, अनएक्सपायर्ड पीरियड तो 1 मंथ है, हम लोग 1 मंथ पहले चले गए, ठीक है, तो हमें 1 मंथ का ही रिबेट जो है वो मिलेगा, रिबेट बन रहा है 150 रुपए, तो 10,000 पे 150 हमें उनको छूट देना चाहिए, तो 9850 हम लोग उनसे रिसीव करेंगे, तो बी बोलेगा ठीक है हम आपको 9850 दे देते हैं और आपका रिबेट मेरे लिए गेन बन गया, दैट इज 150, ठीक है। तो ये हो गया रिबेट, रिबेट में इस तरह से कैलकुलेशन करना है, तो मैक्सिमम कैलकुलेशन अनएक्सपायर्ड पीरियड पे ही होता है, इस तरह का कैलकुलेशन एक तो डिस्काउंट पे होता है, एक ये रिबेट पे होता है, ठीक है, और इंटरेस्ट पे भी होता है, जितने दिन आगे एक्सटेंड कर रहे हैं अपना नया रिन्यूअल बिल, पुराना बिल को जितना आगे एक्सटेंड कर रहे हैं उतने दिन का इंटरेस्ट हो जाएगा, तो ये देखो इस तरह से हो जाएगा। तो लगभग बिल्स का जितना सारा ट्रांजैक्शन हो सकता है, जितने सारे टॉपिक पे, वो हम लोगों ने सारा ही कर लिया, बस एक पॉइंट बाकी है दैट इज एकोमोडेशन बिल, ठीक है, छोटा सा है एकोमोडेशन बिल, तो नेक्स्ट दिन हम लोग ये वाला लिख के रखते हैं, नेक्स्ट दिन हम लोग करेंगे एकोमोडेशन बिल, एकोमोडेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये वाला। बाकी हमारा बिल्स का जो भी था वो कंप्लीट है, और ये सब बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर तुम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करते हो तो कहीं से भी बिल्स का क्वेश्चन लेके तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।